Assalamu alaikum everyone. Welcome to the online session of clinical examination for FCPS Cardiology 2020. My name is Dr. Hasib Raza and I am working as Cardiac Electrophysiology Fellow at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi. Today, the topic of discussion is interactive talks session. And today's talk session will be interactive, so your active participation is highly required. And for this session, I have invited Dr. Ahmed Muqeed. Dr. Ahmed Muqeed is FCPS cardiology and interventional cardiologist. And currently, he is working as assistant professor at Jinnah Hospital, Lahore. So let's meet our special speaker for today's interactive talk session. Assalamu alaikum Dr. Ahmed, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सीट फॉर इनवाइटिंग। मैं पहले भी जो है वो ये सोच रहा था और ये कह रहा था कि आपने ये एक बड़ा अच्छा एक्टिविटी जो है वो इस कोविड के पैंडेमिक में जो है ये की है, और डेफिनेटली ये एक काफी डिफिकल्ट जो है वो पीरियड है। मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स है, जिसमें जो है वो हम चाहे स्टडी उस तरीके से उस लगन से नहीं कर पा रहे, और स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली जो है वो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि घर घर के अंदर रहना और घर के अंदर बैठ के स्टडी करने का डेफिनेटली टाइम तो बहुत है, लेकिन वो एक जो जिस तरीके से हम पहले कंटिन्यूटी में कर रहे होते थे कि एग्जाम जो है वो रिटर्न की तैयारी की, उसके अकॉर्डिंगली तैयारी की, उसके बाद फिर टॉक्स जो है वो होता था, और उसमें हम जो है वो टाइमली एक दूसरे के साथ अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे से जो है वो म्यूचुअल लर्निंग अपने टीचर से जो है वो लर्निंग के थ्रू हम इंटरेक्ट कर लेते थे। तो अनफॉर्चुनेटली इस जो कोविड की पैंडेमिक है इसके अंदर जो है वो हम उस तरीके से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने जो है वो इसको लेके चल रहे हैं, और डेफिनेट और डेली बेसिस पे जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। इवन मैं आप देख रहा हूँ कि एक काम को इस कंटिन्यूटी से करना, तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैं आपको इसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद भी देता हूँ, और आपकी एफर्ट्स के लिए मैं यही कह कहूँगा कि अल्लाह आपको इस चीज़ की जज़ा दे, क्योंकि डेफिनेटली अपने जूनियर्स के लिए कुछ सोचना और उनको जो है वो टीच करना, ये एक काफ़ी मेहनत तलब भी काम है, और आप इसको अल्लाह ही आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह। Thank you so much Dr. Ahmed for the nice compliments और बस ये दुआएं चाहिए आप सबकी, और आप सबका साथ है तो ये सब कुछ हो सकता है, अकेले बंदे का तो ये बिल्कुल भी काम नहीं है। तो आप जैसे बिल्कुल स्पीकर बिल्कुल। साथ होते हैं हौसला देने वाले और हाथ बटाने वाले, तो फिर वो गाड़ी चल पड़ती है। डेफिनेटली इट इज़ नॉट वन मैन जॉब, बिल्कुल भी नहीं है ये। सो मैं अपनी तरफ से और अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा। स्पेशली जो टोक्स का जब आप बात करते हैं तो टोक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है शॉर्ट केस और लॉन्ग केस से इस तरह से, क्योंकि एक तो टोक्स में 40 स्टेशन है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और वो स्टेशंस निकाल कर लाना ऑडियंस के लिए जो कि हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, और उसके अंदर फिर ऐसी बातें बताना कि आप देखते ही अपने डायग्नोसिस को पहचान जाएं, फाइंडिंग्स पिक करना सीख जाएं, ये एक बड़ी बात होती है। और इसको बड़ा टाइम चाहिए, जितना भी इसमें टाइम लगाएं उतना कम है। और फिर एक और अहमियत टोक्स की ये है कि अगर आपका टोक्स पास नहीं होता तो आप चाहे लॉन्ग केस में भी पास हैं, आप चाहे शॉर्ट केस में पास हैं, आपको दोबारा से वो साइकिल रिपीट करना पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर हम तीनों को कंपेयर करें, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस और टोक्स को, तो टोक्स फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है हर कैंडिडेट की। इवन जब मैं भी तैयारी कर रहा था और आप भी तैयारी करेंगे तो ये बैक ऑफ द माइंड जरूर होता है कि यार और कुछ हो ना हो, एटलीस्ट टोक्स तो भाई ज़रूर निकलना चाहिए। तो जो टोक्स निकाल जाता है वो फिर इंशाल्लाह लॉन्ग के शॉर्ट केस भी वो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, वो धक्का देके वो भी निकल जाता है। लेकिन टोक्स के अंदर क्योंकि आप खुद लिख के आ रहे हैं सब कुछ, तो वही नंबर मार्क्स मिलेंगे जो आप लिख के रहेंगे। उसके लिए ओरिएंटेड होना और वो टिप्स टिक्स का पता होना और थोड़ी सी पॉलिशिंग होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले डॉक्टर अहमद आप सेशन स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि आज आपकी ना हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि आज है सारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक जो हमारे पहले से लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के वेबिनार्स होते आए हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा हम टॉक्स के स्टेशंस को गो थ्रू कर सकेंगे और उतनी ज़्यादा बातें आपको बता सकेंगे। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, 60 to 90 मिनट्स होते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 120 मिनट्स तक जा पाते हैं।
तो इट इज़ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। जितनी जल्दी आप हमें जवाब देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। गलत जवाब दें, आप हमें गलत जवाब देंगे तो मुझे डॉक्टर अहमद को पता चलेगा कि उन्होंने किस जगह पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है पार्टिसिपेंट्स को, और जो आपको आती है तो उसको हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू एग्री डॉक्टर अहमद? जी बिल्कुल, देखें टॉक्स जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और पेशेंट बेनिफिट में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जो बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो मोडेलिटी जो है वो ईसीजी के ऊपर आती है। तो ईसीजी के ऊपर ही पेशेंट का जो है डायग्नोसिस बन जाता है कि दिस इज स्टेमी और दिस इज नॉन एस्टिलेशन एसीएस या जो भी है। तो जो टॉक्स की प्रिपरेशन है दैट इज ऑल अबाउट दीज मोडेलिटीज। ठीक है, इसी तरीके से जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट मोडेलिटी हमारे पास चेस्ट एक्सरे आती है, तो वो भी टॉक्स टॉक्स प्रिपरेशन के ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से एको और एनजीओ एको जो है वो तो डेफिनेटली जो है वो सारे पीजी ट्रेनीज जो है वो भी कर रहे हैं और कंसल्टेंट्स भी कर रहे हैं। तो उसकी बेसिकली जो तैयारी है वो टॉक्स जो है वो आपको सिखाता है। तो टॉक्स जो है उसको आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जो है वो ना, मेरा ये मशवरा होगा कि आप एग्जाम सिर्फ तैयार करने के लिए उसकी तैयारी ना करें। उसको आप ये चीज समझ के तैयार करें कि आपने फर्दर लाइफ में यू विल बी कंसल्टेंट इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह। और आप जो है उससे अपने नॉलेज से पेशेंट का बेनिफिट क्या देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एक ईसीजी के ऊपर जो है वो स्टेमी का डायग्नोसिस हो तो उसकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट हो जाती है। उसी को आप कहें कि नहीं ये अर्ली रिपोलराइजेशन है, ये एस्टिलेशन उस तरह वाली नहीं है, तो वो एक टोटली जो है डिफरेंट सिनेरियो जो है वो हो जाता है। तो इसी तरीके से कैथ के अंदर जो है वो जो है वो खुदा ना खास्ता करते हुए किसी टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कई दफा पेशेंट आपको जो है वो टाइम जो है वो नहीं देता। तो ये चीज जो है वो जेन में रख के जो है वो तैयारी करें कि सिर्फ जो है वो आप या इवन कोई भी कि पेशेंट बेनिफिट के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है और आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। एग्जाम तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे तो क्लियर हो ही जाएगा। Great, great. So I will request you without wasting any time, you can start your session. Mic is all yours. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा टॉक्स, जहां तक एफसीपीएस कार्डियोलॉजी की टॉक्स की जो है वो बात करें तो मैं ये बात करूंगा कि दो तरीके से दो स्टेशन होते हैं। जब हमने एग्जाम दिया लाहौर में तो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के ऊपर उसको डिवाइड किया हुआ था कि कुछ जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो कैंडिडेट्स थे और कुछ जो है वो सेकंड बैच जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर था। जो हम लोग इनिशियली गए तो हमारे पास जो है वो ऐसे स्टेशन हम जो है उसके ऊपर चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे और हमारे ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्शन के ऊपर एको एंड एनजीओ के जो है वो क्लिप्स जो है वो चल रहे थे। तो एक जो है वो हाँ ऐसे स्टेशन है जिसमें हम लोग स्टेशनरी हैं और पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन मोड के ऊपर या वैसे जो है वो रन हो रहे हैं एको क्लिप्स या एनजीओ क्लिप्स। तो उसमें देखे जाए तो यूजुअली अगर टोटल स्टेशन जो है वो 40 हैं तो उसमें से 10 एको और ट्रांसएसोफेजियल एक्ोस जो है वो होती हैं। इसी तरीके से 10 जो है वो फर्दर एनजियोग्राफी और उससे डिफरेंट कैथ रिलेटेड जो है वो चीजें क्लिप्स जो है वो होते हैं। इसके दौरान जो है वो हमें कोई जो है वो ब्रेक नहीं मिलती, यूजुअली 3 to 5 मिनट्स जो है वो उसके लिए होते हैं। और मैं उसमें ये कहूंगा कि हमें जो है वो सिर्फ ये नहीं कि चीजों को पिक करना है, उसमें असल चीज इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन आंसर क्या हो रहा है। मसलन ये कि कई दफा जो है वो सिंपल जो है वो यही लिखा जाता है कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस। कई दफा जो है वो डायग्नोसिस इतना जो है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि वो ये समझते हैं कि ये शायद जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है कार्डियोलॉजी का या सेकंड ईयर रेजिडेंट है कार्डियोलॉजी का वो भी जो है इसको सॉल्व कर लेगा, इसको पिकअप कर लेगा। तो वो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो उसके जरा टफ होते हैं या उससे जो है वो रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं और उसके फिर जारी बात है वेटेज भी जो है वो ज्यादा होगी। तो इन दैट केस जो है वो अगर हम सिर्फ यही सोचें कि अच्छा ये हमने जो है वो इसको पिक कर लिया, मसलन ये कि जी सिंपल माइट्रल रिगर्जिटेशन है हमने इसको पिक कर लिया, ये ऑटिक रिगर्जिटेशन है हमने इसको पिक कर लिया और डायग्नोसिस ठीक लिखा है, तो कई दफा जो है वो हम उसमें 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर नहीं कर पाते। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इनिशियली आप उसको डायग्नोज करें और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको प्रॉपरली जो है वो आंसर करें। इसी तरीके से दूसरा जब सेकंड जो है वो बैच होता है उसमें ये होता है कि हम लोग जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। उसमें ये जो है वो ईसीजी की ट्रेसिंग्स आ सकती हैं, ईपी की ट्रेसिंग्स जो है वो आ सकती हैं
और बीच में उसमें कई दफा जो है वो रेस्ट स्टेशंस भी जो है वो होते हैं। और बाकी जो है ये दूसरा मिसलेनियस जिसमें एक्सरेज आ जाते हैं, सीटी आ जाते हैं, एमआरआई आ सकते हैं, और एमपीआई स्कैन्स जो होते हैं हमारे थेलियम और टेक्नीशियम और बाकी रेडियो एमपीआई स्कैन्स जो हैं उनकी टॉक्स स्टेशन आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टॉक्स, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जैसे अभी तो मेरा ख्याल है काफी टाइम जो है वो टॉक्स में रहता है, तकरीबन 1 मंथ तक रहता है, तो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेंगी। और उसमें ब्राउन वर्ड्स की ऑनलाइन वीडियोस, ब्राउन वर्ड तो जारी बात है हमने जो रिटर्न और एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी जो है वो उसको स्टडी किया और उसको पढ़ा, तो उसकी जो ओरिजिनल वर्जन है उसका तो ऑनलाइन वीडियोस जो है वो कुछ आती हैं। कई दफा कैंडिडेट्स जो है इस चीज को मिस स्किप कर देते हैं, और उसमें मैंने देखा था पर्सनली लास्ट टाइम जब देखा था तो अच्छी वीडियोस थी। इसी तरीके एको के लिए या ट्रांसलेशनल एको के लिए फाइगलबॉम की वीडियोस हैं, इसी तरह एनजीओ के लिए ग्रॉसमैन की वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं, और जिसके पास नहीं है वो किसी तरीके से ले सकता है। अच्छा, एक चीज जो है वो ये देखें तो अगर हम कहें कि 40 स्टेशन हैं तो 40 के 40 जो है वो करेक्ट करना, वो सारे के सारे जो है उसको पिकअप करना, वो कई दफा जो है वो काफी डिफिकल्ट जो है वो टास्क हो जाता है। और कई दफा ऐसी क्लिप्स जो है वो आ जाती हैं जो एटिपिकल या अनकॉमन जो है वो चीज जो है वो एग्जाम टॉक्स के ऊपर लगी होती है, जिसको फिर पिक करना मुश्किल हो जाता है। तो वो कई दफा टोटल का टोटल एक स्टेशन जो है वो, या एक स्टेशन या 2 स्टेशन जो है वो 0 हो सकता है। तो उसका फिर जो है वो बेस्ट तरीका यही होगा कि बाकी जो स्टेशन हैं जिसमें हमें जो है वो आता है, ठीक है, क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं उनका हम प्रॉपरली टाइमली आंसर करें। तो उसमें अगर जो है बाकी स्टेशन में हम जो अगर एक सिंपल सिंपल जो है वो ईसीजी लगी है, ठीक है, मसलन हाइपरक्लीमिया की अगर ईसीजी लगी है, तो उसको हम जो है वो 10 में से 10 नहीं तो कम से कम 8 जो है वो स्कोर लाजमी कर रहे हो, ताकि हमारे कंपनसेशन जो है वो हो जाए। तो ये एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसलन सिंपल कोई एक ईसीजी लगी है, सिंपल जो है वो कोई एक एक्सरे लगा है, मसलन जो है वो एएसडी का जो है वो चेस्ट एक्सरे लगा है, तो उसमें हम 10 आउट ऑफ 10 या कम से कम 8 आउट ऑफ 10 लाजमी स्कोर कर रहे हो। दूसरा ये कि टाइम जो है वो काफी शॉर्ट होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रैक्टिस करने की जो है वो जरूरत होगी। ठीक है, कि 3 to 5 मिनट्स में कई दफा होता है कि हम जो है वो फर्स्ट गो में एक एक एको जो है वो देखते हैं या ट्रांसलेशनल एको देखते हैं, तो उसको हम पिक कर लेते हैं। कई दफा जो है हमें सोचना पड़ता है, उस सोचने में कई दफा एक आध मिनट जो है वो हम ले जाते हैं। और कई दफा जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से हम एलेबोरेट करने के उसमें चक्करों में टाइम जो है वो लूज कर देते हैं। तो इसके जो है वो बेस्ट तरीका यही होगा कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। और उसमें जो है वो हमारा इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि जैसे हम ये अभी वेबिनार कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है वो आगे चलते हैं तो हम उसमें प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर सकते हैं कि कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं वो हमें क्वेश्चन आंसर में जो है वो चाहे लिख के भिजवा दें, चाहे जो है आंसर लिख के भेज दें, चाहे जो है वो जो ऑनलाइन आना चाहे उसको जो है वो ऑनलाइन लिया जा सकता है। अच्छा, उसमें एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि ईसीजीज अगर 10 ईसीजीज लग रही हैं, तो उनमें से 10 ईसीजीज में से कोई 30 या 40 ईसीजीज ऐसी हैं जो बार बार जो है वो उन्हीं में से जो है वो बार बार वही ईसीजीज जो है वो रिपीट हो रही होती है। तो मसलन ये कि मैं ये कहूँ कि मसलन फेसिकुलर वीटी की जो है वो ईसीजी जो है वो एग्जाम में काफी दफा आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो सोचेंगे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। कि मसलन ये कि जी उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। मुझे याद है कि एक ईपी की ट्रेसिंग जो है वो लगी हुई थी, और उसके साथ क्वेश्चन जो है वो ये था कि यंग पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट palpitations and which is very responsive to verapamil. So according to that clinical scenario, it was fascicular VT. तो ईपी और उसकी डिटेल्स मुझे जो है वो शायद उस दौर में इतनी जो है वो ज्यादा नहीं आती थी। हसीब तो जारी बात आप इस चीज के एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे ईपी के स्टेशन के मुतालिक। तो उसमें कई दफा सिनेरियो आपको जो है वो हेल्प कर देता है, ठीक है। और सिर्फ जो है वो ये कि हम सिनेरियो के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी हर एको के साथ एक सिनेरियो होगा। मैंने आज भी कोशिश की है कि मोस्टली क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे टॉक्स के स्टेशन हैं, ईसीजी, एको, एनजीओ, उनके साथ मैंने सिनेरियोस नहीं डाले, बिकॉज जब मैं गया टॉक्स स्टेशन जो है वो अटेम्प्ट करने, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हर स्टेशन के साथ कोई ना कोई एक सिनेरियो होगा। और बिलीव नहीं कि 9 आउट ऑफ 10 स्टेशन ऑफ ईसीजी उनके साथ कोई सिनेरियो जो है वो नहीं था। सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जी रीड दिस ईसीजी एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस।
तो जहाँ जो है वो आपको इस चीज से हिंट मिल सकता है, लेकिन जो है वो कई दफा बंदा जो मिसगाइड भी हो सकता है, जैसे जैसे मैं इनिशियली सोच के गया कि हर ईसीजी स्टेशन के साथ कोई ना कोई सिनेरियो लाजमी होगा। तो दूसरा ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ये कि जी एको के काफी सारे स्टेशन जो हैं वो ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में जो है रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसको सिर्फ आप ये ना करें कि अच्छा ये तो सादा सादा मिक्सोमा जो है वो मिक्सोमा का एको लगा हुआ है, उसके पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो सोचे, ताकि उसको पॉसिबल क्वेश्चंस को आप जो है उसके पॉसिबल आंसर्स जो है वो भी आपको आते हों। इसलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। टाइम जब शॉर्ट है तो उसमें कई दफा हम जो है वो उस तरीके से प्रॉपर आंसर्स जो है वो नहीं कर पाते और जो है मार्क्स जो है लूज करते हैं। तो एक चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि कई दफा ये होता है कि पिछला स्टेशन जो है वो उस पे कोई ऐसा जो है वो टोक स्टेशन जो है वो कोई एनजीओ ऐसी लगी थी जिसका जो है वो मुझे कोई कुछ आइडिया ना हो सका, और मेरा स्टेशन जो है टोटल लूज हो गया। तो उसमें उस सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो है वो 10 मार्क्स जो है किसी स्टेशन पे लूज भी हुए हैं, तो उस 10 मार्क्स को सोचते हुए आप नेक्स्ट स्टेशन अपने जो है वो खराब ना या गलत ना कर लें। तो उसमें जो है वो यही बेस्ट होगा कि आप जो स्टेशन गुजर चुका है उसके बारे में कतई ना सोचें और फर्दर जो है उसके लिए कंसंट्रेट करें। तो मेरा यही ख्याल है कि ये दो, एक अगर कोई कहे मुझे कि दो टिप्स दे दें तो यही होगा कि आप जो है वो तैयारी इस तरीके से करें कि जिसमें आप ये सोचें कि पॉसिबल टॉक स्टेशन क्या हो सकते हैं। मसलन ईसीजीज के आपके पास जो है वो एक आपने लिस्ट बनाई हो और आपने एको की लिस्ट बनाई हो कि ये इनमें से पॉसिबल जो है वो स्टेशन जो है वो बन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ ये लिस्ट ना बनाई हो, आपने उसके पॉसिबल क्वेश्चन एंड पॉसिबल आंसर जो है वो भी बनाए हो। तो और दूसरा ये कि टाइम जो है वो आप अपने जहन में रखें कि टाइम जो है वो शॉर्ट है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैंने उसको लेके चलना है। ठीक है, और जो आपको स्टेशन रिलेटिवली सिंपल लग रहा है जो आपको पिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है वो कोशिश करें कि 10 या 8 आउट ऑफ 10 जो है वो लाजमी स्कोर करें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्दर हम नेक्स्ट जो है इसको चलते हैं और टॉक्स स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टॉक्स, और इनिशियली हम जो है वो एको से रिलेटेड जो है वो टॉक्स कर रहे हैं। और ये टॉक्स जो है वो सबसे पहले इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जब मैं गया तो उस टॉक स्टेशन में सबसे पहला स्टेशन जो है वो यही था, तो ये उसके लिए लगाया है। और मेरा ये ख्याल है कि हम 2 मिनट्स कर लें ऐसी, मेरा ख्याल है सफिशिएंट होंगे। ओके ओके, लेट्स सी रिस्पांस कैसे आता है, उसके मुताबिक फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जी अपने सामने क्वेश्चन है, मॉडलिटी पूछी गई है, यूजेस पूछे गए हैं और एबनॉर्मल वैल्यूज पूछी गई हैं। तो अगर कोई वर्बली यानी कि माइक के ऊपर आना चाहता है तो अपना रेज हैंड करे, मैं उसको बिल्कुल माइक पे हमारे साथ आ जाएं वो। और इफ़ यू फील कंफर्टेबल ऑन चैट बॉक्स, तो चैट बॉक्स आपके सामने, आप उसके अंदर चैट करके इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपका फीडबैक इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आप कितना आप इसके साथ ऑलरेडी इन टच हैं इन मोडेलिटीज़ के साथ, और हमें कितना टाइम इस पे लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम टच कर सकें। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, and if there is anyone who wants to volunteer, he is more than welcome. Okay ji, so we are getting the response. I'm not going to name the doctors, I'm just going to tell you the response what I am getting. Okay ji, someone said this is amode, another person said this is tepsi, stdi for rv function, tepsi less than 16 होना चाहिए, stdi more than 9 होना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, anyone else? कोई ऑनलाइन आके बताना चाहे। हाँ, if anyone wants to be online, if anyone wants to, there is a hand raise, I will try कि मैं उनको ले सकूँ। मोहम्मद अवैस, if you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सीफ। कैसे हैं अवैस, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक डॉक्टर सीफ। अवैस, without wasting any time, just jump into the questions, और जो आपको लगता है कि जवाब आपके जहन में आ रहा है क्विकली बस हमें बता दें हैं। Yes. So this is showing an M mode, and the modality is M mode or motion mode echocardiogram. The uses is it gives an excellent temporal resolution and it gives an ice pick view.
So it can be used best to time any event in heart. And abnormal values, because this is a TAPSE, which is tricuspid annular plane systolic exertion that is taken across the right ventricle. So the normal value, the TAPSE, is it should be greater than 18 mm or 1.8 centimeter. If it is less than 18 mm, that is graded as RV dysfunction. And the second one on my right side is S prime, and it is also an indicator of RV function. It should be more than 10. If it is less than 10, then it indicates RV dysfunction. Very nice, Avais. Thank you so much. जी, तो बड़ा नाइसली एक्सप्लेन किया अवैस ने, और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने कमेंट किए और बिल्कुल ठीक कमेंट किया। तो उसमें जो है वो देखें तो ये हमारा जो है वो, अगर हमारा 2D इमेज जो है वो आ रहा था, और ये राइट हार्ट जो है वो हमारा जो है वो सामने है। दिस इज ट्राइकस्पिड वेल। तो ये ट्राइकस्पिड जो है वो एनुलस के ऊपर जो है वो एम मोड जो है उसको किया गया है, और उसने हमें जो है ये इमेज दे दिया। तो इसको हम जो है वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल फंक्शन देखने के लिए, आरवी का लॉन्गिट्यूडनल फंक्शन देखने के लिए इसको मेजर करते हैं। 17 से ज्यादा जो है वो टेप्सी होना चाहिए। 17 से जो है वो कम होगा दैट इज एबनॉर्मल एंड इट इंडिकेट्स आरवी डिसफंक्शन। इसी तरीके से जो ये दूसरी इमेज है दैट इज टीडीआई में हमने एस वेव देखी है, आरवी एस टीडीआई इसको यूजुअली जो है वो बोला जाता है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है नॉर्मल। तो यूजुअली 12 14 तक जो है वो हमें मिल रही होती है एको में, और 10 से कम जो है वो एबनॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इमेज लगाने का मकसद ये था कि जब मैं टॉक्स स्टेशन देने गया तो सबसे पहला इमेज जो है वो यही लगा हुआ था। तो बड़ा अच्छा जो है वो अवैस ने एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल नेक्स्ट स्टेशन पे हम चलते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो ये है कि दिस इज इसके साथ सिनेरियो है कि दिस इज अ प्रेग्नेंट पेशेंट विद कंडीशन शोन इन द एको। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, एंड व्हाट इज द रिस्क टू द मदर एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द फीटस। आई होप कि इमेज जो है वो क्लियर है और सबको जो है वो नजर आ रहा है। Okay, so we'll be waiting for your response. You can type in the chat section, or you can volunteer also. So I'm waiting for the response in the chat section. बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप आपने चूज़ किया डॉक्टर अहमद, और बड़ा कई दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ चुका है। बिल्कुल, देखें आज बिल्कुल मेरा फर्स्ट मेरा क्या बल्कि हम सब का जो है वो जो इंटरेक्टिव क्लासेस जो है हमारी जूम के ऊपर हो रही हैं, वो मेरा ख्याल है फर्स्ट आज जो है वो सेशन था। इसमें मेरा जो है वो ये था कि बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा अनकॉमन और कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो ना दी जाए, रादर ऐसी दी जाए जिससे हमें थोड़ा अंदाजा हो कि हमने जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड के एग्जाम में मल्टीपल टाइम ऐसे इमेजेस जो है वो आ चुके हैं। उसमें ये कि लोगों ने तैयारी करनी है तो क्या करनी है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो जेल में रख के बनाई गई है। अनकॉमन अनकॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो मैंने कोशिश की है कि अवॉइड करूं। Great. Okay, so we are having some response. Parasternal long axis, dilated aortic root. There is a risk of rupture during pregnancy. It can be transmitted in autosomal dominant condition, likely Marfan, OKG. So we have some response. Anyone else, or we can just move forward? कोई बताना चाहे? I think there is a okay. I think Avais wants to answer. Okay, Avais, are you there? Yes, sir. Yes, Dr. Z. Please go ahead. So this is a parasternal long axis view, and it's a 2D echo. It is showing that there is a dilated aortic root, and there is also mitral valve bileaflet prolapse. So this is most likely an echo of a patient with a Marfan syndrome, which is usually autosomal dominant. So there are 50% chances of transmission to the baby, and also there is a risk of aortic dissection to the mother as well. जी, excellent, Avais.
एक्सीलेंट अवैस, बिल्कुल आपने जो है वो इसको करेक्टली जो है वो आपने एक्सप्लेन किया। तो इसमें जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं वो यही है कि एओर्टिक रूट जो है वो डायलेटेड है। इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया गया इस इमेज में, एमोड जो है वो अगर इसमें किया जाए तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। अपर लिमिट जो है वो 40 मिलीमीटर जो है वो होती है। तो इससे ऊपर जो है वो अगर हो तो हम उसको एओर्टिक रूट जो है वो डायलिटेशन जो है वो कह सकते हैं। दूसरा ये कि बड़ी अच्छी दूसरी फाइंडिंग जो इंपॉर्टेंट मिल रही है, दैट इज mitral valve prolapse, ठीक है। और ज्यादा प्रोलैप्स जो है वो AML जो है वो हो रहा है। And we know that this parasternal long axis view is the best view for diagnosis of mitral valve prolapse. So this combination of mitral valve prolapse with dilatation of aortic root usually जो है वो Marfan syndrome और अदर बाकी जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो है वो आते हैं उसमें जो है वो मिलती है। तो दिस वाज अ केस ऑफ Marfan syndrome। एंड आपने बड़ी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात की, तो उसमें 50% चांसेस होते हैं टू ट्रांसमिशन अप टू द फीटस। और मदर में जो है वो एओर्टिक रोड डायलिटेशन के साथ जो है वो एओर्टिक डिसेक्शन और एओर्टिक रप्चर, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ही बात है, डेथ जो है वो हो सकती है। तो बड़े आपने अच्छा जो है इसको स्कोर किया। तो हम फिर आगे फर्दर जो है वो मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के ऊपर चल रहे हैं जी। इसके साथ सिनेरियो जो है वो नहीं है, मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। अगर जो है वो किसी को सिनेरियो की जरूरत हो तो हैंड रेज करके जो है वो पूछ सकता है, मैं सिनेरियो इसका बता सकता हूँ। ओके जी, अगेन अ वेरी नाइस echo clip और अगेन अ हाई yield echo clip, क्योंकि मोस्ट लाइकली इट इज़ गोइंग टू कम इन द एग्जाम किसी न किसी व्यू के अंदर, किसी न किसी तरीके के साथ वो एग्जाम में डालना पसंद करते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए टू आंसर दोज क्वेश्चंस। So I'm just waiting for a response from anyone, and then I can. Okay, so I think we should give them some time to write. मैं इसमें ये चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। फाइंडिंग्स, व्हाट इज द कंप्लीट डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। Okay, जी, so we have the दोबारा questions also क्वेश्चंस now. क्वेश्चंस में जो है वो दोबारा बता दूं, व्हाट आर 5 फाइंडिंग्स, ठीक है। व्हाट इज द कंप्लीट डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। Great, great. So in comment है जी, they are thinking of mitral valve prolapse, they are thinking of LA thrombus, dilated LA, echo contrast है जी LA के अंदर, और डिक्रीज्ड EF स्लोप है M मोड में, रिस्ट्रिक्टेड थिकेंड माइट्रल लीफलेट है, रूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस दे आर थिंकिंग। एक कमेंट में माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स सोचा गया है, और जो बाकी कमेंट्स हैं उनमें मोस्टली दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स रूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, कोई इसमें हैंड रेज करके आंसर करना चाहे अवैस के अलावा। ओके, सो आई एम गोइंग टू सी एनीवन एल्स। आई थिंक अभी कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा, सो आई थिंक वी शुड मूव टू द डिस्क्रिप्शन जी। तो सॉरी, अच्छा, ये यूजुअली रूटीनली अगर जो है वो हम एकोलिस्ट कर रहे हो तो कई दफा जो है वो हमारे पास हर एकोलिस्ट में इस किस्म का एक पेशेंट जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास मोडेलिटी यूज की गई है, दैट इज अगेन एम मोड, और ये पता नहीं क्यों स्टॉप हो जाता है। तो अगेन एम मोड। अब हम 2D इमेज के ऊपर जो है वो गौर करें तो ये देखें, देयर इज hockey stick like appearance of the mitral leaflet, and posterior mitral leaflet is restricted, and mitral valve leaflets are thickened and calcified. Also there is LA is dilated with this something like this smoke like pattern that is called spontaneous echo contrast in LA, and this is a huge echogenic mass in left atrium. Considering these findings, this echogenic mass is most probably a clot. तो these are the positive findings, ठीक है। और इसमें जो modality that was MOD and diagnosis is rheumatic mitral stenosis with left atrial clot, large LA clot। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें ऑब्वियसली PTMC इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और इसमें जो है वो सर्जिकल ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। एओर्टिक वेल्व जो है वो इज ओपनिंग नाइसली, जैसे हमारा उसके ऊपर क्लासिकल जो हमारी पिक्चर होती है कि जी एओर्टिक वेल्व जो है वो क्लोज हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है और फिर क्लोज हो रहा है। इसकी एओर्टिक वेल्व की ओपनिंग जो है वो नॉर्मल है।
तो इसमें जो है वो सिंगल MVR विद LA क्लॉट की जो है रिसेक्शन करके उसको रिमूव करना, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो मोडेलिटी जो है यानी कि जो इमेज था दैट इज क्लियर और जो है वो सिंपल है कि माइटल सिनोसिस है, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्रिस्प करने के लिए हमने उसके साथ जो है वो एमोड जो है इसको डाला, और जो है वो हर बंदा जो है उसको आंसर नहीं कर पाया। इसी तरीके से उसको उसके साथ जो है वो माइटल सिनोसिस सिंपल देना, तो हमारा आजकल जो है वो यूजली जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो हर बंदा जो है वो पिक कर सकता है, लेकिन साथ उसके कुछ ना कुछ और एडिशनल फाइंडिंग आ गई कि एलए के अंदर जो है वो क्लॉट मौजूद है, तो थोड़ी सी मोडेलिटी डिफरेंट की और हर बंदा उसको जो है वो पिक नहीं कर सका। तो एग्जाम में इसी तरीके से होता है, ठीक है, कि मसलन जो है वो मसलन एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो हम रोज देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम की सेटिंग में जब एट्रियल फिब्रिलेशन ही सिंपल जो है वो लगा दी जाए किसी सिनेरियो के साथ ईसीजी के अंदर, तो कई दफा जो है वो हम लोग उसको गलत कर देते हैं। तो एक तो ये कि एग्जाम स्ट्रेस, दूसरा ये कि एग्जाम स्ट्रेस जो है उससे बाहर निकलें, और जो चीजें हैं उसको जारी बात है प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है वो चीजें आएंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फर्दर जो है वो आगे चल रहे हैं जी। तो दिस इज ईसीजी, दिस इज echo rather transesophageal echo of patient with history of shortness of breath. He is male patient with age of 40. ओके, सो बड़ा नाइस नीट एंड क्लीन एको क्लिप है, और मोडेलिटी भी एक शो की गई है इसके अंदर। सो let us wait for a few seconds for the response in the chat box. And Avas is again raising hand, so मैं चाह रहा हूँ कि कोई किसी और को भी मौका दिया जाए अवैस के अलावा। Okay, so we have अवैस की बारी। Avas, okay, we have Dr. Hikmat, let me take him, और अवैस को फिर हम दोबारा दावत देंगे किसी और। अवैस के लिए हमने कुछ और क्लिप्स रखे हुए हैं, वो अवैस को हम दिखाएंगे। ओके, ग्रेट। अभी आ रहे हैं अवैस के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिकमत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैन यू हियर डॉक्टर आसिफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन हिकमत, वी कैन हियर यू। Yeah, so this is TEE, we long axis 2D with color Doppler. I can see a color jet that is going from aorta to LV as well as from LV to LA. So most likely AR with MR. Okay, हिकमत, thank you so much. Anyone else? 2-3 और भी हैंड रेज हुए थे। Okay, let me take another one. We have Shahbaz with us. Shahbaz, can you unmute yourself? जी सर। there is a systolic anterior motion, septal hypertrophy, and mitral regurg due to systolic anterior motion. So it is hypertrophic cardiomyopathy diagnosis. Okay, Shahbaz, anything you want to add? Sir, it is dynamic alveolar suction that are increase. Okay, Shahbaz, we are having some issue in understanding. आपकी तरफ शायद थोड़ा सा नेट का इशू होगा, जिसकी वजह से आवाज़ से क्लियर नहीं आ रही। So thank you so much. Okay, so comment section में T septal hypertrophy, Sam with MR, Sam septal hypertrophy, MR, हुक्म जी। तो लोगों ने बड़ा अच्छा भी किया। मेरा ख्याल है कल के सेशन का जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। तो 2D इमेज के ऊपर जो है वो गौर करें तो ये दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और हमें जो है वो नजर आ रहा है कि दिस इज हाइपरट्रोफिड। दूसरा ये कि इसके ऊपर साथ जो है वो हमारा कलर जो है वो डॉपलर हमारे पास साथ अवेलेबल है। तो हमारे पास जो टर्बुलेंस जो है वो ज्यादा आ रही है वो एलवीओटी के अंदर आ रही है, ये एलवीओटी जो है उसके अंदर आ रही है। दूसरा ये कि कलर जो है वो आप गौर करें तो LV to LA जो है वो उसमें हमारे पास टर्बुलेंस जो है वो आ रही है, और ये जेट जो है वो जा रहा है। तो इसको मैं स्टिल इमेज में दिखाऊं तो ये दिस इज LV, दिस इज LA, और इन दोनों के दरमियान जो है ये एक यहाँ से ये जेट जा रहा है, ये और एक टर्बुलेंस जो है वो हमारी यहाँ पे जो है वो आ रही है। इसके ऊपर सिर्फ सैम को लेबल कर देना जो है वो जरा मुश्किल है, सिर्फ इस क्लिप के ऊपर जो है वो देखते हुए। एक दफा सैम को आप जो है ये देखें कि हम जो है वो
साथ ईसीजी को जो है वो टाइम कर रहे होते हैं, और साथ जो है वो हम लोग कई दफा मोड के ऊपर जो है इसको देख रहे होते हैं कि वाकई जाके इसको टच करता है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें क्वेश्चन थे फाइंडिंग्स वो आप लोगों ने अच्छी जज की, और साथ जो है वो कंप्लीट डायग्नोसिस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी विद एमआर। तो एमआर जो है उसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में कल जो है वो डिस्कस डेफिनेटली हुआ होगा, दैट इज सेम सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल लीफलेट। इसके अलावा भी जो है वो एमआर हो सकता है, और उसकी डिटेल्स में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। तो हम नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जो है वो मूव करते हैं फिर। जी जी, दिस इज 35-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन। Okay, very nice echo clip again. So I am happy that you have chosen all the echo clips which are very neat and clean to make it clear, ताकि ये इशू ना हो कैंडिडेट की तरफ से, जनाब नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो हम पिक कैसे करें। Okay, so we will be waiting for the response ताकि हम उसके मुताबिक डिसाइड कर सकें कि कितना हमें इस एगो क्लिप को डिस्कस करने की ज़रूरत है। So we have a comment here, parasternal long axis, short axis, aortic dissection. Another comment is, it is showing that bicuspid aortic valve, dilated aortic root, there is a flap, again aortic dissection, dilated ascending root, bicuspid aortic valve. So bicuspid aortic valve और flap with dissection, आई थिंक जो गेम हो रही है वो इन दो चीज़ों के दरमियान चल रही है कि वो बाइकस्पिड वॉल की तरफ जाना चाह रहे हैं या वो डायसेक्शन फ्लैप की तरफ जाना चाह रहे हैं, एओर्टिक डायसेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जी, तो इधर से किसी ने हैंड रेज किया था, उनमें से किसी को ले ले। लेट अस वी सी। ओके, सो अवैस इज हियर, ही वांट्स टू, नहीं, अवैस की बारी अभी नहीं। लेट मी टेक चलिए अवैस को आपने ले लिया तो चले, अच्छी बात है। अवैस के लिए आगे कुछ रखा हुआ है हमने। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम जो है ना वो डॉक्टर अहमद को कॉल करेंगे अवैस को। Yes. Dr. Hasib, I can see that there are two views. The first view is the parasternal long axis view in the 2D, and the second view on my right side of the screen is short axis at the basal level. So it is showing dilated ascending aorta with a dissection flap, and as the history suggests chest pain, so most likely it's an aortic dissection. ठीक है, बड़ा अच्छा जो है वो जज किया। ये साथ शॉर्ट एक्सिस में जो है वो है ट्राइलिफ्लेटी एओर्टिक वेल्व, लेकिन जो है वो इसमें डिसेक्शन फ्लैप जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो नजर आ रहा है। इस वजह से प्रॉब्ली जो है वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिस इज बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। अदरवाइज दिस पेशेंट हैड जो है वो aortic dissection, and we did his transthoracic and then transesophageal echo, then CT, and next day he was operated at our center. तो बड़ा अच्छा जो है वो लोगों ने जज किया। अच्छा, इसमें जो है वो मैं ये बता दूं कि एओर्टिक डिसेक्शन जो है दैट इज अ हाई यील्ड क्वेश्चन फॉर टॉक्स। किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं, चाहे चेस्ट एक्सरे में आए, चाहे सीटी में आए, चाहे एको में आए, चाहे ट्रांसएसोफेजियल एको में आए, चाहे जो हमारा एंजियो क्लिप के अंदर जो है वो आए, एओर्टिक डिसेक्शन का कोई ना कोई सिनेरियो, कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी जो है वो एग्जाम में टॉक्स में एक स्टेशन लाजमी होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, फाइंडिंग पूछी जा सकती है, डायग्नोसिस पूछी जा सकती है, मोर्टेलिटी जो है वो पूछी जा सकती है। मोर्टेलिटी रेट अक्सर पूछते होते हैं कि 1% पर आवर जो है वो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो होता है, और इतने आवर पे इतना है, सर्जिकली करेक्ट करके कितनी मोर्टेलिटी आती है। तो वो प्लीज उसके लिए ये पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं इसके साथ जो है वो आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। जी, तो दिस इज यंग पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, some study is being performed. What is the study and what are the findings? Very nice, very nice, very nice, very nice. And let me tell you, this similar to this echo clip, it appeared in my TOEFL exam, similar to this. ये भी मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक है, और जैसे मैंने कहा कि एओर्टिक डिसेक्शन आ जाती है, इसी तरीके से ये इसका भी या एको, कभी एक्सरे, कभी कुछ ना कुछ सीटी,
इसका कुछ ना कुछ हमारे एग्जाम में लाजमी जो है वो होता है। और देखें आज मैं आपको ये शुरू में भी बताया कि मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं ऐसे क्लिप्स जो है वो लेके आऊं कि यार ये बात है फर्स्ट क्लास है और एग्जाम में भी अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो मौजूद है, तो कि लोगों को पता लगे कि हमने बेसिकली तैयार जो है वो किस तरीके से करना है टॉक्स को। तो मेरी यही होगा कि सिर्फ जो है वो आप इसके ये ना करें कि हो ये तो एयरटेल मिक्स होमा है, ये तो मैंने पिक कर लिया और मैं इसको ठीक किया। आप इससे रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो उनको कोशिश करें, उसके मुतालिक सोचें कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। मतलब ये अगर किसी को स्टेशन जो है वो आता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से 10 में से 8 मार्क्स मिनिमम जो है वो स्कोर कर रहा हो, ताकि अगर कोई उसका एक स्टेशन आगे जो है वो टोटल जीरो भी हो जाए तो वो ही शुड बी गेटिंग थ्रू। तो Okay, प्लीज so जरा देखिए। let me take a response. Okay, so Dr. Danish is here. Danish, are you there? जी जी। This is 2D echo parasternal long axis view showing dilated coronary sinus. Agitated saline is injected showing opacification of coronary sinus with appearance of contrast bubbles in RV suggestive of left persistent SVC. Great. Thank you, Danish. Thank जी you. देखें जब लेफ्ट आर्म में देंगे तो देखें आप इसमें गौर करें, और एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट लिखनी जो है वो जरूरी है इसमें, जैसे आपने बताया बाकी अच्छा बताया आपने कि कंट्रास्ट फिल्स फर्स्ट द कोरोनरी साइनस एंड लेटर जो है वो आरवी जो है वो फिल हो रहा है। तो फर्स्ट जो है वो कोरोनरी साइनस यूजुअली लेफ्ट परसिस्टेंट एसवीसी अगर हो तो उसके अंदर दैट इज कंजेनिटल अनोमली के एम्ब्रियो में जब होता है फीटस तो उसमें जो है वो हमारी पहले लेफ्ट साइड पे एसवीसी होती है जो बाद में जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो अडल्ट में जो है वो यूजुअली लेफ्ट साइडेड एसवीसी खत्म हो गई होती है। तो इस कंडीशन में जब कोरोनरी साइनस डायलेट आ रहा हो तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज लेफ्ट परसिस्टेंट एसवीसी। तो इसमें आप देखें कि जो एजिटेटेड स्लाइन है दैट कम्स फर्स्ट इन द कोरोनरी साइनस एंड देन लेटर इनटू आरवी। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो कैच है और दिस शोज मोस्ट लाइकली लेफ्ट परसिस्टेंट एसवीसी। इसी तरीके से लेफ्ट परसिस्टेंट एसवीसी का कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी टॉक्स में कहीं ना कहीं आ सकता है। मसलन ये कि कई दफा एक्सरे आ जाता है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारी चाहे WM1 हो चाहे CVP लाइन हो चाहे कुछ ना कुछ हो, या आप लोग जब EP में जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं डिवाइस डाल रहे होते हैं तो वो आपको करती है। इसी तरीके से जो है वो CT यूजुअली जो है वो एग्जाम में आ जाता होता है। तो अच्छा जो है वो लोगों ने जज किया, हम नेक्स्ट स्टेशन पे चल रहे हैं। जी क्वेश्चन इसके साथ है फाइंडिंग्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। Okay, ji. So another echo probe station. Straightforward questions. What are the findings? What is your diagnosis and how will you treat your disease? So the countdown has started and we are waiting for your response in the chat section, and if there is any volunteer, we will be happy to listen to you. It's a very nice, neat and clean clip, and I expect that you will be able to get most of the things from this clip. Okay, Avas, you are raising your hand. I'm not going to take Avas. If Dr. Amos says, then I will take Avas. Otherwise, I am going to take anyone else. Dr. Maria. ये डॉक्टर वैस हैं किस इंस्टीट्यूट से? डॉक्टर वैस मुझे पूछना पड़ेगा किस इंस्टीट्यूट से। Dr. Maria, would you like to give any comment? Can you unmute yourself? If you can unmute yourself, you are most welcome to give us your findings, or I can take someone else. Okay, let me take someone else. Dr. Hikmat, are you there? Yes, I am here. Dr. Steve, I can see two images. On one side, this is a transesophageal long axis view. I can see a structure beneath the aortic wall, most likely a membrane. On the other side, I can see a color Doppler with a jet that is going from aortic root to the LV with AR. So diagnosis will be a subaortic membrane with AR.
and the treatment will be surgical resection. Okay, thank you Hikmat, thank you. एक्सीलेंट, आपने बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स बताई। तो थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसइसोफेजियल एको जो है वो हमारा और जो हमारे पीजीज हैं उनका एक वीक जो है वो लिंक होता है। तो मैं यहाँ पे इस फोरम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि डॉक्टर हसीब जो है वो कोई ट्रांसइसोफेजियल एको की क्लास जो है वो रखवाएं। तो बड़ी अच्छी आपने जो है फाइंडिंग्स बताई। मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट ये स्टिल इमेज दिखाएं। तो ट्रांसइसोफेजियल एको के ऊपर जो इंटीरियरली स्ट्रक्चर है दैट इज एलए, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज एलवीओटी और दिस इज एओर्टा। तो एलवीओटी के अंदर यहाँ पे एक जो है वो एडिशनल एक मेम्ब्रेन जो है वो थी जो टर्बुलेंस जो है वो कॉज कर रही थी। तो दैट इज ड्यू टू सब एओर्टिक मेम्ब्रेन हमारी जो है वो टर्बुलेंट जेट मोज़ेक पैटर्न जो है वो वाज़ेह इसके ऊपर नजर आ रहा है। कई दफा इसका जो है वो एम मोड जो है वो काफी एग्जामिनर्स को जो है वो पसंद है और वो उसका एम मोड जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछ लेते हैं। कई दफा सिर्फ एम मोड जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो एम मोड जो है इसका जो है आप देखें तो इसकी क्लासिकल अपीयरेंस होती है कि हमारा जो है जब ओपन हुई तो सडनली जो है वो एओर्टिक वाल्व इसका मिड सिस्टली में मिड जब ओपन हो रहा है तो उसमें क्लोज होगा और साथ इसका जो है वो जेट जेट की टर्बुलेंस जो है वो उसके ऊपर बाजी होगी। मिड सिस्टोलिक क्लोजर जो है इसकी पार्शियल मिड सिस्टोलिक क्लोजर ये हमारा फीचर है सब एओर्टिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो हम नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट चले। तो फाइंडिंग्स वर दीस एंड diagnosis was subaortic membrane and treatment is definitely surgical resection, especially if it's causing severe problems। जी, तो ये भी जो है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और हर बंदे को इसको जो है वो पिक करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। तो व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, क्राइटेरिया फॉर सेवेरिटी एंड इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हर बंदे को इसको जो है वो करना चाहिए। एग्जैक्टली वेरी नाइस एको क्लिप और बड़ा क्लियर इसमें नज़र आ रहा है, जो मोडालिटी नज़र आ रही है उसके थ्रू बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और यही आपकी फाइंडिंग्स ही बनेंगी और उसी से रिलेटेड फिर आप सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। सो पहला कमेंट जो आया है वो आगे जी, एम आर mitral regurgitation, what is being measured, MR mitral regurgitation, or okay, so everyone is PISA method, okay, color Doppler, MR severe है जी, ठीक है। criteria for severity उन्होंने पूछा है, if anyone knows what is the criteria for severity तो वो बिल्कुल हमें बताएं। Okay, let me take if I can take someone. Symptom हो तो जी MVR asymptomatic of less than 50 MVR and they are commenting on vena contracta more than 0.7 हो तो क्राइटेरिया है जी ये। ओके, फिर आगे उन्होंने सारा सीवियर एमआर का क्राइटेरिया लिख दिया, EF 60%, सिम्प्टोमेटिक में सिस्टोलिक डायमेंशन 40 से ज़्यादा हो। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा बता दूं कि जाहिर बात है सारे लोग थ्योरी को पास करके ही जो है वो आए हुए और अब तो एग्जाम के रिजल्ट्स भी जो है वो आ चुके हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स के एमआर की सेवेरिटी के, वो तो डेफिनेटली हर बंदा जो है वो बता देगा और उसकी इंडिकेशन ऑफ इंटरवेंशन का भी जो है वो हर बंदा बता देगा। लेकिन दीज मोडेलिटीज पिज़ा मेथड जो है वो डेली हम रूटीनली हर पेशेंट के ऊपर जो है वो नहीं कर रहे होते और कई दफा जो है वो विजुअल एस्टिमेट के ऊपर ही माइट्रल रिगर्जिटेशन की सेवेरिटी को लेबल करके जो है वो दे दिया जाता है। तो इसमें जो है वो कई दफा एग्जाम में ये जो है वो आ सकता है कि जो है ये एमआर को मेजर किया जा रहा है। मैंने जानबूझ के ये क्लिप ये वाली इस पिक्चर साथ अलग से दी ताकि जो है वो किसी को कंफ्यूजन न रह जाए कि ये दिस इज एओर्टिक वाल्व के माइट्रल वाल्व का कौन सा वाल्व है या जो भी है। तो इसमें जो है वो हम इस व्यू में जूम इन करके जो है वो माइट्रल वाल्व को और ये पिज़्ज़ा जो है वो जब बनता है तो इसका रेडियस जो है वो मेजर कर लेते हैं। उससे हमें ERO जो है वो मिल जाता है, इफेक्टिव रिगर्जिटेंट ओरिफिस एरिया। और फिर हम जो है वो क्या करते हैं कि इस CW के ऊपर जो है वो CW डॉपलर जो है वो कलर के ऊपर डाल देते हैं और उससे फिर हमें MR का VTI जो है मिल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला जो है वो जो मौजूद है वो हमें कैलकुलेट करके ERO और बाकी जो है रिगर्जिटेंट वॉल्यूम और रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन वगैरह जो है वो दे देता है।
तो साथ वीना कंट्रैक्टा जो है वो क्या होता है, वीना कंट्रैक्टा इज द नैरोस्ट पोर्शन ऑफ द जेट, तो वो हम जो है उसको मेजर कर सकते हैं। और इंडिकेशन जो सेवेरिटी के हैं कि ERO जो है वो ग्रेटर देन 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, रिगर्जिटेंट वॉल्यूम 60 ml और रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन ग्रेटर देन 50%, वीना कंट्रैक्टा विड्थ ग्रेटर देन 0.7 सेंटीमीटर। तो ये तो डेफिनेटली सारों को जो है वो आती होगी। और इससे फिर हम नेक्स्ट स्टेशन को जो मूव कर रहे हैं जी। तो ये कौन जो है वो बताएगा, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द मोडालिटी बीइंग यूज्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी बड़ा कॉमनली आस्क्ड, और अभी तक जितने भी एको के स्टेशन हमने देखे हैं उनमें कोई भी एक भी स्टेशन ऐसा नहीं था जो कि एग्जाम में ना आया हो अभी तक। ये सब एग्जाम में आए थे स्टेशन से अभी तक जितने भी देखे हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं मोडालिटी और जो इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आया हुआ है। तो बड़ी मेरा ये ख्याल है कि ये मोडालिटी जो है वो एग्जाम में लाजमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से आ जाती है, ये वाली मोडालिटी जो इस टाइम लगी हुई है। ठीक है, मोडालिटी का नाम ही पूछा गया, इस वजह से मैं इसका नाम नहीं ले रहा। ये मोडालिटी एग्जाम में किसी ना किसी तरह आ जाती है, चाहे किसी एंगल पे हो, किसी व्यू में हो, तो ये ना पूछी जा सकती है। The response is color Doppler M mode, suprasternal notch, और diagnosis क्या है जी, coarctation of aorta, suprasternal view है जी, और वहाँ पे M mode दिखाने की कोशिश की गई है। और एक कह रहे हैं जी diastolic flow reversal दिखाने की कोशिश की गई है। और color M mode showing coarctation of aorta। और इसके कोई आंसर करना चाहे जी, तो कोई आंसर करना चाहे? ओके, लेट मी टेक अवैस ऑन दिस। जी अवैस। यस सर। सो इन अवैस कौन से इंस्टीट्यूट से हैं आप? सर फ्रॉम टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, प्लीज कंटिन्यू। In this image, this is a still image. The upper side of the image is showing suprasternal 2D image, and it is showing that there is a M mode is passed across the aorta, and the lower image is showing color M mode. So if we time this event with the ECG, it is showing that just after the QRS there is a turbulence coming across the aorta, which is suggestive of coarctation of aorta. Most likely there would be gradient if we measure from CW. थैंक यू अवैस, थैंक यू जी। उसके अलावा अच्छा, यूजुअली आप देखें तो ये इमेज जो है वो हमें नॉर्मल फाइंडिंग जो है वो मिल सकती है कि अगर कलर अच्छा ये मोडालिटी जो है वो पहले हम बात कर लें। दिस इज कलर एम मोड कि हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी मसले 4 चैम्बर आएगा तो हम कलर डालते हैं, उसके ऊपर एम मोड जो है वो डाल देते हैं। तो यूजुअली जो कलर एम मोड्स हैं, कलर एम मोड की एप्लीकेशन है वो किन लीजन्स में, रिगर्जिटेंट लीजन्स में, कि AR हो MR हो, उसमें कलर एम मोड जो है वो यूजुअली यूज किया जाता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो अच्छा सुप्रास्टर्नल कैसे व्यू है, ये हमारा जो ऊपर 2D में जा रहा है दैट इज सुप्रास्टर्नल व्यू हमें जो है ये शो कर रहा है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो नॉर्मल अगर फाइंडिंग हो तो उसमें हमें जो है वो ये फाइंडिंग मिलती है कि हमें ब्लू कलर जो है वो मिल रहा होता है। ब्लू कलर हमें एको में पता है कि BART, ब्लू इज अवे फ्रॉम द प्रोब एंड रेड इज टुवर्ड्स द प्रोब। तो ब्लू कलर जो है वो अवे फ्रॉम द प्रोब है। यहाँ पे जो सुप्रास्टर्नल जहाँ पे हमारी प्रोब पड़ी है उसमें फ्लो जो है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, यानी कि अवे साइड पे जो है वो सारे का सारा फ्लो जा रहा है। तो यूजुअली हमें जो है वो अगर मिलेगा कलर एम मोड के ऊपर तो दैट इज ब्लू कलर। इसमें जो है इस जो हमारी क्वेश्चन था उसके अंदर हमें ब्लू कलर मोज़ेक पैटर्न भी मिल रहा है और साथ साथ जो है वो रेड कलर जो है वो भी मिल रहा है। तो दैट इज ड्यू टू उसके रेड टुवर्ड्स द प्रोब आ रहा है, जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, जो किस सिचुएशन में आ सकता है जब AR हो रहा हो। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है वो ये है, थोड़ी सी टर्बुलेंस जो है वो है, प्रॉब्ली कलर जो है वो उसका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इधर ऐसे लग रही है, अदरवाइज दैट इज ड्यू टू डायस्टोलिक फ्लो रिवर्सल। ठीक है, तो द डायग्नोसिस वाज सीवियर AR। एग्री नसीब, एग्री? जी जी प्लीज जी तो ठीक। ECG से कोरिलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ECG से कोरिलेशन आप कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये सिस्टोलिक में जा रहा है या डायस्टोलिक में जा रहा है, और वो आपको एक आइडिया भी दे सकता है कि आपने किस तरफ फॉल करना है, आपने कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा की तरफ जाना भी है कि नहीं जाना। देखें जो हमारा कलर एम मोड है उसका मकसद ही जो है वो रिगर्जिटेंट लीजन्स है। तो रिगर्जिटेंट लीजन्स हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा या एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा, वो यूजुअली जो है आप देखें तो ये रिगर्जिटेंट लीजन्स के लिए ही यूज होगा।
तो आगे भी हमारे पास आगे फर्दर जो आप देखें तो कई दफा MR कई दफा AR जो है वो हम कलर एम्बोर्ड के ऊपर जो है दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये मोडेलिटी है ही उस उनके लिए। प्रॉब्ली इमेज का कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उधर टर्बुलेंस लग रही थी, अदरवाइज जो है वो डायग्नोसिस वाज एओर्टिक रिगर्जिटेशन। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, लेकिन दैट इज कोऑक्टेशन में हम ये मोडेलिटी यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एको के स्टेशन जो है वो कंप्लीट हुए, और उसमें मैं अगेन वही कहूंगा कि कोशिश की है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो स्टेशन आए। बहुत मुश्किल जो है और अनकॉमन चीजें जो है वो नहीं थी। तो आपने जो है वो एग्जाम तैयारी भी इसी तरीके से करें कि जो आप एग्जाम के टॉक्स कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन सोचें कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, और उसको आंसर जो है वो प्रॉपर करने की जो है वो कोशिश करें। तो यहाँ पे हम एनजीओ के जो है वो क्लिप्स के आगे की तरफ चल रहे हैं जी। तो दिस इज द फर्स्ट क्लिप, और मेरा ख्याल है कि इस साथ सिनेरियो की तो कोई जरूरत नहीं है। So that the usual questions will be, okay, what are your findings? Yes, what are the findings? What is the complete diagnosis? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ा ज़बरदस्त क्लिप है जी। बड़ा अगेन मैं कमेंट दूंगा कि जो आपकी कलेक्शन है एको की बड़ी अच्छी थी, और आई होप कि आगे एनजीओ की भी बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन होगी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो पहला कमेंट आ गया जी, वो कहते हैं देयर इज़ अ फिलिंग डिफेक्ट plot at the LV apex, RAO LV gram showing the filling defect, LV gram filling defect. अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे पार्टिसिपेंट से कि कोशिश करें कि कमेंट्स डेफिनेटली बड़े अच्छे कर रहे हैं और लोगों ने अच्छे जो है वो डायग्नोसिस अभी तक बताए हैं, और किसी ने कोई ऐसी जो है वो हम ये कहें कि 180 डिग्री का जो है वो कोई किसी ने जो है वो छक्का नहीं मारा 180 डिग्री वाला, तो एबी डिविलियर वाला छक्का किसी ने भी नहीं मारा। तो उसमें जो है वो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइंडिंग्स लिखें तो कंप्लीट लिखें। हो सकता है कि इस ये जो कैथेटर आ रहा है एग्जामिनर ने इसके जो है वो 2 मार्क्स रखे हों। ठीक है, हो सकता है कि ये जो फाइंडिंग्स आप लिख रहे हैं कि फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है उसके जो है वो उसने एग्जामिनर ने 1 मार्क्स रखा हो। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, और देखें इस स्टेशन इस स्टोक्स और सारी रिहर्सल करने का जो हम इतनी देर से तैयारी जो है वो कर रहे हैं उसका सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस जो है वो इसी तरीके से होगी जब आप लोग प्रॉपर उसको जो है वो आंसर करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइंडिंग्स आप जो है वो बताएं तो प्रॉपर बताएं, जैसे कुछ लोगों ने अच्छी फाइंडिंग्स बताई जब वॉइस पे आए। तो कोई बताना चाह रहा था, कोई इधर से हैंड रेज भी हो रहे थे। Okay, so I have chosen Dr. Danish. Danish, are you there? If you can unmute yourself. This is RAO LV angiogram done via multi-purpose catheter showing a filling defect at the LV apex. Also, there is akinetic LV apex and anterolateral wall. ठीक है, मेरा ख्याल है ये तो हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जब भी कैद कर रहे होते हैं तो एलवी ग्राम जो है वो लाजमी जो है वो कर रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा लोगों ने ठीक बताया कि दिस इज एमपी कैथेटर जो डायग्नोस्टिक कैथेटर, और हमारी जो एपेक्स है दैट इज एकानेटिक विद फिलिंग डिफेक्ट इजीली विजिबल, और जो है वो यही फाइंडिंग जो है वो दिखाई गई थी। फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी। some procedures are being carried out, or what are the findings, or what is the diagnosis, complete diagnosis? डॉक्टर अहमद, मैं थोड़ा चाहूँगा आप इस बात पे ज़रूर एम्फसाइज कीजिएगा अभी, क्योंकि कमेंट्स मैंने पढ़े कि अब जो लास्ट क्लिप हमने देखा है उसके अंदर जो प्रॉपर वर्ड है वो फिलिंग डिफेक्ट ज़्यादा अच्छा लिखना ज़रूरी है, या अभी डायरेक्ट लिख देंगे जी एलवी क्लॉट बड़ा एपिक्स के ऊपर, जिन्हें फ्लोरोस्कोपी के ऊपर? जी, आप दोनों लिख सकते हैं कि फिलिंग डिफेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बीच में ब्रैकेट में लिखते हैं कि क्लॉट जो है वो है। जैसे मसलन हम पीछे जब एको की हमने बात की तो एको के ऊपर मैंने पीछे ये कहा कि एकोजेनिक मैस जो है वो है, और मोस्ट प्रोबब्ली दैट इज क्लॉट। एको के ऊपर जो है वो आप इसी तरीके से जो है उसको बताते हैं कि दैट इज एन एकोजेनिक मैस। वो नेवर बी श्योर कि ये कोई मिक्सोमा है कि क्या है कि क्या है। तो इस तरीके से लिखना और बीच में ब्रैकेट में लिखना ज्यादा बेहतर जो है वो मैं समझूंगा कि है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो ओके, सो वी आर हैविंग द रिस्पांस पेरिकार्डियल फ्यूजन एंड पेरिकार्डियोस्टमी इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, और एक और है जी पीटीएमसी बीइंग डन कॉम्प्लिकेटेड बाय लार्ज पेरिकार्डियल फ्यूजन
Stellate wire. PTMC procedure, there is a pigtail in the aorta. Okay, so if I want to take response from Dr. Vashu is with us. Dr. Vashu, would you like to tell us what is going on in this clip? If you want to, I just saw you raise the hand, so if you can unmute yourself or. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji Dr. Vashu. This is the pericardiostomy is to be done via there is contrast showing there is a border of the cardiac shadow. So my view is the pericardiostomy is to be done, not the PTMC. Oh, thank you, Dr. Vashu. Thank you. Dr. Ahmed, would you like to take anyone else, or you would like to just explain? No, anyone which is raising hand. Anyone which is raising hand. Okay. So I do not know the name of the person, but it is written Galaxy A7. So if you can unmute yourself, I do not know the name. लेकिन जो लिखा रहा है यहाँ पे लिखा रहा है Galaxy A7 2018. So if you are willing to participate, you can unmute yourself, or I can take any other volunteer. I think he or she doesn't know. By chance he has. नहीं इसको जी we are short of time, तो हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. ये कुछ लोगों ने अच्छा लिखा कि पीटीएमसी जो है वो हो रहा है, और कुछ लोगों ने लिखा कि पेरिकार्डियोस्टमी तो नहीं कुछ होता. नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है वो दैट इज द टर्मिनोलॉजी. तो मेनली जो दैट प्रोसीजर जो इनिशियली जो है वो प्लान था और जो हो रहा था दैट वाज पीटीएमसी. ये हमारा इंटरएटियल सेप्टल पंक्चर नीडल वो है एलओ वायर, तो दैट इज विजिबल, और ये पीछे प्रॉब्ली कहीं बैलून जो है वो है, और दैट इज कॉम्प्लिकेट. और ये हमारा जो है वो पिगटेल जो है वो एओर्टा के अंदर जो है वो आया हुआ है, और ये हमारा जो है वो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेट हुआ किससे के पेरिकार्डियल जो है वो इफ्यूजन डेवलप हुई, टेम्पोनॉड में पेशेंट जो है वो चला गया. टैकीकार्डिया प्रॉब्ली क्लिप जो है वो नहीं चल रहा, तो टैकीकार्डिया जो है वो हमें जो है वो हार्ट बीट के ऊपर टैकीकार्डिया जो है वो नजर आ रहा है. तो और इफ्यूजन जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन काफी जो है वो लार्ज जो है वो नजर आ रही है, दैट इज ब्लैक कलर में. तो कंप्लीट डायग्नोसिस प्रोसीजर्स व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड, और फिर जो है ये कोई प्रोसीजर भी जो है ये नीचे हो रहा है. यहाँ पे जो है वो कैसे लगता है जैसे कोई शीट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोबब्ली नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है वो साथ इसकी की जा रही है. तो प्रोसीजर्स जो दो हो रहे हैं, दैट इज पीटीएमसी कॉम्प्लिकेटेड बाय पेरिकार्डियल इफ्यूजन टेम्पोनॉड लीडिंग टू टेम्पोनॉड, और साथ दूसरा प्रोसीजर फिर जो है वो नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है वो हो रही है. ठीक है, और साथ बीच में कुछ लोगों ने अच्छी फाइंडिंग बताई कि एओर्टा में पिगटेल जो है वो कैथेटर हैंग कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज द कंप्लीट डायग्नोसिस. ठीक, एग्री? एग्रीड जी, एग्रीड. नेक्स्ट. अच्छा जी, तो ये भी कोई प्रोसीजर जो है वो हो रहा है, और इसमें जो है वो फाइंडिंग्स बतानी है, और डिवाइस यूज्ड जो है वो बतानी है, और साथ कंप्लीट डायग्नोसिस जो है वो क्या है, कौन सी डिवाइस यूज की गई है. डिवाइसेस जो है हार्ट की वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एस्पेक्ट है कि मसलन जितने भी हमारी डिवाइसेस हैं, आपको पता ही है हार्ट फेलियर के रिलेटेड भी, और ब्रेडिरिथमियास के लिए भी, और टैकीरिथमियास के लिए भी सारी जो अवेलेबल है वो आपको पता है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है एस्पेक्ट कार्डियोलॉजी का, और ये भी टॉक्स में जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, चाहे एक्सरे के अंदर आए, चाहे जिस तरह एंजियोक्लिप जो है वो लगाया है मैंने, चाहे जो है वो एको में आए, चाहे ईसीजीज में आए. तो इसके ऊपर भी जो है वो आपका स्पेशल फोकस जो है वो होना चाहिए. इवन लॉन्ग केस जो है वो हमारा पेसमेकर्स के ऊपर जो है वो हो सकता है, और होता है, बल्कि डेफिनेटली होता है. तो एक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है, और आपके पास डॉक्टर हसीब मौजूद है, ही इज एक्सपर्ट इन डीलिंग विद दिस, और बल्कि मैं चाहूंगा कि ये डॉक्टर हसीब भी जो है इसको कोई एक्सप्लेन भी कर दें. आई थिंक जो मैं भी रिस्पांस देख रहा था, तो
इट इज़ वेरी गुड रिस्पॉन्स, लोग जो है ना पहुँच गए हैं बिल्कुल, दे आर ऑन स्पॉट एक्चुअली। सो लेटरल व्यू आपको शो हो रहा है और आपको 3 किस्म की लीड्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर। अगर आप लेटरल व्यू को अपने ध्यान में रखें तो आपको पता लग जाएगा कि आर वी किधर होता है और आर ए किधर होता है। तो अगर आप टूवर्ड्स द स्पाइन जाएंगे तो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट ये इस तरह से हैं कि राइट हार्ट मोर एंटीरियरली होता है और लेफ्ट हार्ट मोर पोस्टीरियरली होता है। इसका मतलब है आर ए और आर वी एंटीरियरली होगा और एल ए और एल वी पोस्टीरियरली होगा, और एल ए और एल वी के दरमियान पीछे कॉर्नरी साइनस होता है। तो 3 लीड्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। एक लीड तो आर ए की तरफ डायरेक्टेड है जो कि आपको बड़ी क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रही है, इसकी टिप तक नजर आ रही है आपको, और जो लीड नीचे की तरफ जा रही है वो एक्चुअली आर वी की तरफ जा रही है। और ये इस लीड की बात हो रही है, इस लीड की बात हो रही है, प्रॉब्ली उसकी टिप जो है वो नजर नहीं आ रही इस क्लिप में, कहीं कट की है कि क्या है। और एक ये लीड जो है वो है जिसके ऊपर डॉक्टर सी बताने लगे थे। हाँ, और एक और लीड है जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड है, पीछे जो आपका स्पाइन है उस तरफ, और ये इसके आप 4 एलेक्ट्रोड्स बड़े क्लियर कट नजर आ रहे हैं। कॉर्टिकोलर लीड होती है, थिन होती है एज कम्पेयर टू दी आर एंड आर बी लीड, और ये सी एस के अंदर हम इसको रखते होते हैं और इसे कहते हैं सी एस लीड। ठीक हो गया। तो 3 लीड्स आपको नज़र आ गई, सी एस की, आर ए की, आर बी की। जब 3 लीड्स आपको नज़र आए तो आपने फ़ौरन क्या सोच रहे हैं कौन सी डिवाइस है जहाँ पर आपको तीसरी लीड की जरूरत पड़ गई है। तो ये जो सी एस की लीड्स है एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल को आर राइट वेंट्रिकल के साथ सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रखी जाती है, और से सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इसको कहते हैं CRT, कार्डिक री सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। अब एक एडिशनल बात मैं बता दूं, जो राइट वेंट्रिकुलर लीड जा रही है नीचे की तरफ, उसमें बाद आपको कॉइल नजर आता है। वो कॉइल होते हैं शॉकिंग कॉइल। अगर आपको वो कॉइल नजर आ जाए तो आप इसको लेबल कर देंगे CRT-D, ये री सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी हो रही है विद डिफिब्रिलेशन ऑल्सो। अगर आपको कॉइल नजर नहीं आ रहा तो आप सिंपल इसको लेबल कर सकते हैं CRT-P, ये सिर्फ बेस करेगा, ये डिफिब्रिलेट नहीं करेगा। अगर पेशेंट को खुदा न खासा बीटी चलता है, फिर में जाता है, तो वो उसके पास वो सेफ्टी मार्जिन नहीं है कि वो फॉरन ICD पिक करेगा, रिदम को शॉक दे देगा। जी डॉक्टर अहमद, मेरे ख्याल इतना काफ़ी, मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा वो मेरे ख्याल ये डेफिनेटली बड़ा बड़ा अच्छा जो है वो आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो दैट इज कि जब CRT जो है इम्प्लांट हो रही है उस टाइम जो है इसने रिकॉर्ड किया गया है, तो वो जो है ये हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज 40-year-old male with history of exertional chest pain. तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द कंप्लीट डायग्नोसिस, और फर्दर टेस्ट्स आप जो है वो क्या करना चाहेंगे? What further testing would you like to do? I think काफी क्लियर इमेज हैं आपको अगर नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। So I hope that our participants will be able to pick the findings. Okay, so पहला comment मेरे पास है कि sir image is not clear. I think there is some problem at their own side maybe, क्योंकि नेट की स्पीड का इशू होता है तो बाज़ का वो इतनी क्लियर इमेज नज़र नहीं आ रहा होता। So I will request my participant कि आप ट्राई करें, if you can get it, otherwise Dr. Ahmed is here, तो हम इसको ऐसे भी आगे लेके चल सकते हैं। Okay, so image is not clear, image is stuck. I think कुछ प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्टर अहमद, if you can just take it and take us with it. Okay. ओके, ये इमेज नजर आ रहा है सबको? जी जी बिल्कुल क्लियर है, सारी फिल हुई है वैसे। अब क्लियर है। ठीक है, तो इसको एक दफा देख लें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, जी आई होप कि ये इमेज भी किसी को नजर आ रहा है।
मैंने स्टिल किया इसको यहाँ पे कि कैथेटर जो है वो पार्शियली एंगेज है, और ये दिखाने का कोई मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर यानी कि टॉक्स बनाया है और इसको काफी इसको पर मेहनत की है, आज का दिन सारा लगाया है, तो मैं पार्शियली एंगेज कैथेटर किसी वजह से ही दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दिस इज पार्शियली एंगेज कैथेटर, और इसकी कोई ना कोई रीजन होगी, और मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया तो डेफिनेटली लोगों ने पिक जो है वो किया होगा। ठीक है, मैं आगे जाके आगे दोबारा पॉज करने लगा हूँ इसको। ओके जी। जी, अब सबको यहाँ पे नजर आ रहा है? ये स्टिल शॉर्ट है, बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा क्लियर हो गया। ठीक So है, I'm तो getting the अब तो जो है वो response now. I'm getting क्लियर the हो जाना response. चाहिए जी। अब रिस्पॉन्स आना चाहिए, और मैं ये चाहूंगा कि वैस से जो है इसके ऊपर ओपिनियन दी जाए कि ये क्या है। Okay, okay. So, Avais, if you are there, और I'm going आई to. वुड लाइक के सारी की सारी फाइंडिंग्स बताई जाएं, इसका कंप्लीट डायग्नोसिस बताया जाए, और फर्दर इसके ऊपर कुछ आप करना चाहेंगे, इसकी आप एको करना चाहेंगे, इसका आप ईटीटी करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इसकी, या इसको Okay, इसी okay. तरीके से कोई डिसीजन दे दें, इसका क्या करें। पेशेंट को रिमेंबर के पेशेंट को एक्सेशनल चेस्ट पेन जो है वो है। Okay, okay. बिल्कुल ठीक. So let me take Avais Yes, sir. online. जी Avais. Yes, sir. So initially, when there was an RAO view that was engaged in the left system, there was an anomalous origin of the right coronary artery from the left cusp. So there was a large branchless origin of the right coronary artery from the left cusp, which is now in the second view, that is the eleocranial view that is being shown. So this gentleman has a non-obstructive coronaries, but he's having chest pain. So there is a possibility that patient has an interarterial course. So this can be confirmed by further angiographic images or CT scan. So CT scan would be the best modality to diagnose. Thank you ठीक है, Avais. Thank you. सीटी स्कैन पे हमने क्या देखना है, हमने इंटरआर्टेरियल कोर्स। ठीक है, अच्छा तो स्टिल इमेजेस जो है वो मैंने इसीलिए लिए दिखाए, और प्रोबेबली अगर एग्जाम में होगा तो ऐसे जो है वो हो सकता है कि हमें ना मिले, ऐसे तो यानी कि स्टिल इमेजेस उसको आपको कोई हिंट जो है वो ना दे रहा हो। अच्छा, तो इसका जो है वो मैंने क्रेनियल व्यू नहीं लगाया, लेकिन ही हैड मॉडरेट सॉर्ट ऑफ स्टेनोसिस इन एलईडी, और एलईडी का प्रोक्सिमल पोर्शन या ऑस्टियम तो हमें जो है इस व्यू में, कॉर्डल व्यू में अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन आगे मिड और डिस्टल पोर्शन जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा, प्रॉब्ली थोड़ा सा यहाँ पे जो रीजन है। और बड़ा अच्छा वैस ने जो इसको एक्सप्लेन किया कि ये मैंने यहाँ पे इसको पार्शियली एंगेज कैथेटर इसीलिए रखा ताकि हमें क्लियर कट नजर आ जाए कि ये हमारी राइट कोरोनरी अगर यहाँ से निकल रही है तो लेफ्ट कोरोनरी के बिल्कुल पास से निकल रही है, दैट इज फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट कस्प। तो और साथ फिर जो है वो हमने इसको देख लिया कि जब हमारा कैथेटर प्रॉपरली एंगेज हुआ तो वो हमें काफी लॉन्ग इसका कोर्स जो है वो मिला, और प्रॉब्लम लॉन्ग इसी वजह से था कि इसको हमें लेफ्ट कस्प से जो है आके इसने अपनी नॉर्मल कोर्स की तरफ जो है वो जाना था। तो फाइंडिंग्स जो है ये होगी, और ये डायग्नोसिस इज एनोमलस राइट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम लेफ्ट कस्प। और कोरोनरी एनोमलीज के बारे में भी मैं बताता चलूं कि कोरोनरी एनोमलीज भी एग्जाम में किसी ना किसी सूरत में आ जाती हैं, चाहे वो सर्कमफ्लेक्स हो फ्रॉम राइट, चाहे जो है वो लेफ्ट मेन हो फ्रॉम राइट, चाहे वो हमारी आरसीओ फ्रॉम लेफ्ट। तो इसकी जितनी भी वीडियोस हैं, पता नहीं प्रॉब्ली आपको कहाँ पे इकट्ठी इसको मिल सके, मुझे तो तीनों अपने लाइव केसेस जो है वो याद आ रहे हैं जिसमें मैंने जो है ये देखे थे। और ये जो है ही वाज लॉयर बाय प्रोफेशन फ्रॉम माय सिटी, और मेरे पास जो है इसी तरीके से हमने एंजियोग्राफी की इनकी, और ये हमें फाइंडिंग मिली। इसका फिर हमने आरसीए का कोर्स देखने के लिए सीटी एंजियो करवाया, जो हमारा क्वेश्चन था कि फर्दर टेस्ट जो है वो क्या होंगे। उसका सीटी एंजियो जो है वो करवाया गया, और इसका मैलिग्नेंट इंटरआर्टेरियल कोर्स जो है वो आया। मैलिग्नेंट कोर्स के बारे में बताता चलूं कि जब दो आरसीए जो है वो दो वेसल्स के दरमियान, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान आ जाती है, तो वो कंप्रेस हो सकती है और वो इस्कीमिया कर सकती है, यूजुअली एसोसिएटेड विद सडन कार्डियक डेथ। तो वो उसका मैलिग्नेंट कोर्स को हम कहते हैं मैलिग्नेंट कोर्स। अच्छा, अब इसका आरसीए का जो है वो मैलिग्नेंट कोर्स तो डेथ था सीटी एंजियो के ऊपर, लेकिन हमने उसको डॉक्यूमेंट किया कि स्ट्रेस थेलियम के ऊपर क्या वो इस्कीमिया कर रहा है, तो दैट वाज नॉट कॉजिंग इस्कीमिया। ठीक है, तो जब इस्कीमिया नहीं कर रहा तो उसमें सर्जन जो है इसको पेशेंट को टेकअप नहीं करेगा। उसमें फिर हमने देखा तो एलईडी टाइटरी में भी मॉडरेट सा इस्कीमिया इसका आ रहा था ड्यू टू मॉडरेट और मॉडरेटली टाइट सॉर्ट ऑफ लीजन इन एलईडी, जो इस क्लिप में जो मैंने नहीं दिखाया जानबूझ के। तो इसकी फिर मैंने एलईडी पे जो स्टेंटिंग कर दी थी, ही इज फाइन। तो हम नेक्स्ट जो है वो स्टेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं।
ठीक है, असीफ क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी आपकी, आप कोई ऐड करना चाहें? नहीं नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। बस ये एक बार अपनी नज़र तेज करने की ज़रूरत है। जितने क्लिप्स ये ज़्यादा देख सकते हैं, इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाएं। कॉर्नरी एनोमली के बारे में मैं बताता चलूं। कॉर्नरी एनोमलीज को एक दफा जो है वो उसी तरीके से आप जो है वो कर लें कि हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है वो हमारी राइट से आ सकती है, लेफ्ट मेन जो है राइट से आ सकती है, राइट जो है वो हमारी लेफ्ट से आ सकती है। तो इसके सारे कोर्सेज और ये लिग्नेंट कोर्स कहीं ना कहीं आपको जो है वो मिल जाएगा, चाहे आप सीटी में आए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बार बार तो नहीं आया लेकिन आ सकता है। मैंने इसको और जितने भी टॉक्स के सेशंस देखे हैं पुराने भी, उनमें डेफिनेट कहीं ना कहीं जो है वो एनोमलस कोर्स जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है इसको चल रहे हैं क्लिप जी। सम प्रोसीजर इज बीइंग कैरिड आउट, और प्रोसीजर करते करते I do not know what should प्रोसीजर I हो say. रहा है। I should I say very nice or not? I do not know what to say. बस मैं बोलता बोलता जो है वो खामोश हो गया कि पता नहीं हिंट ना चला जाए, लेकिन बहरहाल इमेज बड़ा अच्छा है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अच्छा है जी। बट तो फाइंडिंग्स, इसमें भी फाइंडिंग्स, इसमें कंप्लीट डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, बहुत वैलिड क्वेश्चन। So not be wires the PCI wire है in the native नहीं अभी circumflex। इन्होंने फॉरन पिक कर लिया जी इसको। ये हमारे चैट बॉक्स में आ रही हैं, चैट बॉक्स में। So we have 2 persons who have raised their hands right now. So जी, तो किसी को ले लें जो ये बता दे इसका। okay, there are 2 persons. I'm going to take Dr. Hamad. Dr. Hamad, are you there? If you can unmute yourself, if you want to tell us. Hello, sir. Can you hear me? जी Dr. जी Hamad. बिल्कुल। Okay, sir. There is a PCI wire in the left circumflex, and there is a perforation in the proximal segment of left circumflex. Okay. Then So we'll, LAD is totally occluded in the from the ostium. okay. Anything else you would like to add? Okay, Hamad. Okay. So I think these are your findings and your diagnosis. Okay. So thank you, Hamad. And let me take a look at the our chat box. RA caudal view, post cabbage, and broken PCI wire. Okay. And there is a perforation in the proximal segment of graft. Okay. And PCI wire in left circumflex showing perforation in the proximal segment of left circumflex. Okay, so if there is anyone else who wants to give findings, I'm happy to take that. Okay, I think Dr. Ahmed, these are the comments so far we have. जी, तो कुछ लोगों ने अच्छा इसको पिक किया। मैं बीच में फाइंडिंग्स में बताता चलूँ तो ये स्टेनोटमी जो है वो वायर्स हैं, लीमा जो है वो क्लिप्स हमारे पास जो है वो लगी हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ पोस्ट कैबेज जो है वो पेशेंट है। उसके बाद आप देखें तो ये एक जो है वो कॉर्नरी वायर जो है वो आ रही है, जो आगे डिस्टल सर्कमफ्लेक्स में जो है वो गई हुई है। अच्छा, प्रोबेबली इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हमें जो है वो स्टेंट पॉसिबल हो, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे मुझे जो है वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एक स्टेंट जो है वो पास हुआ हुआ है। और ये हमारा कैथेटर जो गाइड है वो भी हमें जो है वो साथ फाइंडिंग्स में बताना चाहिए। हो सकता है कि इसके ठीक अंदर मार्क्स हो, तो दैट इज एन एक्सपी गाइड। तो फाइंडिंग जो है वो इसमें मेन जो दिखाने का मकसद था दैट वो ये है। मैं इसको पॉज करना चाह रहा था, पॉज नहीं हुई। अच्छा, तो वो ये है कि कोई प्रोसीजर करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, और ये हमारे पास इस किस्म का एक जो है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रावेशन ऑफ कंट्रास्ट जो है वो अवेलेबल हुई है, दैट इज ड्यू टू परफोरेशन। तो परफोरेशन ड्यूरिंग PCI to circumflex,
और ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो बलून टेम्पोनॉट कवर्ड स्टेंट आ सकता है। अच्छा, ये कुछ जो है वो मैंने परफोरेशन के लिए बुक में से देखते हुए जो है ये इसको कहा कि क्वेश्चन कई दफा जो है वो इसके ऊपर भी बन सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या थे परफोरेशन के ऊपर, कई दफा इसकी मैनेजमेंट जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये कैथ से रिलेटेड जो डिसेक्शन है, परफोरेशन, एयर एम्बोलिज्म, इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसको एक बार पढ़ लें, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली जो है इस किस्म के ही जो है वो आते हैं, तो हम इसको जल्दी से गो थ्रू हो लेते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर परफोरेशन क्या है कि ओवरसाइज बलून हो, बलून टू आर्टरी रेशियो ग्रेटर देन 1.2 सेंटीमीटर, मसलन ये कि जी 2.5 मिलीमीटर का बलून की वेसल है और उसमें हम 3.5 मिलीमीटर का जो है इतना बड़ा बलून जो है यूज कर रहे हो, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बलून इन्फ्लेशन दे रहे हो। ठीक है, यूजली के जितने रिकमेंडेड प्रेशर्स जो हैं उसके हैं कि नॉमिनल प्रेशर कितना है और कितने प्रेशर तक हम जा सकते हैं, उससे ऊपर भी जो है वो हम जा रहे हो तो बलून वेसल परफोरेट कर सकती है। टेपरिंग वेसल्स की स्टेंटिंग हो रही हो, स्टेंटिंग ऑफ कंटेन्ड परफोरेशन फ्रॉम अदर डिवाइसेस, स्टेंटिंग ऑफ लीजन दैट आर रिक्रॉस्ड आफ्टर सीवियर डिसेक्शन और अब्रप्ट क्लोजर, डिसेक्शन हो जाए और फिर भी हम उसको जो है वो फर्दर मैनिपुलेशन कर रहे हो, स्टेंटिंग ऑफ टोटल ओक्लूजन व्हेन देयर हैज बीन recognized on unrecognized subintimal passage of the wire, सब इंटीमल पैसेज वायर का हो भी गया फिर भी हम उसकी स्टेंटिंग की कोशिश कर रहे हो, स्टेंटिंग ऑफ टू स्मॉल वेसल्स। दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर परफोरेशन। मैंने इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन इसको मैंने कहा कि एक जगह जहाँ मैंने कंसाइज किया वो लोगों के तक पहुंच जाए। कई दफा क्लासिफिकेशन इसकी पूछ लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्लास 1 जो है ये है एक्स्ट्राल्यूमिनल कैटर विदाउट कंट्रास्ट एक्सल्वेशन, दैट्स क्लास 1। क्लास 2 में पेरिकार्डियल और मायोकार्डियल ब्लश विदाउट कंट्रास्ट एजेंट जेटिंग, और क्लास 3 में कंट्रास्ट एजेंट जेटिंग थ्रू द फ्रैंक लेस देन 1 मिलीमीटर परफोरेशन। ये हमारे पास जो है वो पिक्चर में है कि ये क्लास 1 है, इसमें क्लास 2 आ गई, और क्लास कंट्रास्ट जब उससे वायर जेट कर गया इस सूरत में चला गया तो ये क्लास 3 परफोरेशन होगी। तो ट्रीटमेंट में ये कि सबसे पहले वायर अक्रॉस द ल्यूमन जो है मैं ये कहूंगा कि ये हमारी लाइफ लाइन जो है वो उस पेशेंट के लिए होगी कि वायर अक्रॉस जो है वो लीजन हो। कई दफा होता है कि हमने ये देखा है कि इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हुई हो तो कई दफा वायर जो है वो लूज हो जाती है, और रीवायर करना कई दफा जो है वो इम्पॉसिबल जो है वो हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट बैलून री इन्फ्लेशन, अगर पहले इन्फ्लेट किया हुआ है तो उसको दोबारा री इन्फ्लेट कर सकते हैं, या कई दफा सिर्फ बैलून इन्फ्लेशन से जो है वो परफोरेशन जो है वो अगर स्पेशली ग्रेड क्लास 1 की परफोरेशन हो तो वो सेटल कर सकती है। प्रॉम्प्ट प्लेसमेंट ऑफ स्टेंट जो है वो डाल सकते हैं, या लेटर स्टेज के ऊपर जो है वो कवर्ड स्टेंट जो है वो परफोरेशन में जो है डाला जा सकता है। ठीक है, और पेरिकार्डियोसेंटेसिस इसके डेफिनेट जो है वो मार्क्स होंगे। अगर परफोरेशन की ट्रीटमेंट जो है वो पूछी जा रही है तो उसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है उसका लिखने के मार्क्स जो है वो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी, ये फाइंडिंग्स एंड व्हाट प्रोसीजर इज बीइंग कैरिड आउट, व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशन फॉर द प्रोसीजर, ये भी हर बंदे को आंसर करना चाहिए, और इस पे मैं टाइम जो है ज्यादा नहीं लगाऊंगा, हम फिर नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। कोई किसी को एक ले लें जो इसको बता दे ताकि हम जरा इसको टाइम कीपिंग करते हुए इसको कर लें, क्योंकि सिंपल है और मेरे ख्याल मेजॉरिटी ने प्रोसीजर होता है वो देखा होगा। Okay, so I'm going to take Dr. Hamad. Hamad, are you there? Yes, sir. Sir, there is a femoral approach showing probably XB. No, sorry, not XB. It's EBU catheter, most likely, showing rotablation device, which is the burr is moving to and fro. We cannot size it from the image provided, but the contraindication to such lesions are tortuous lesions, complex lesions, type 3 type C lesions. ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो आपने कहा कि ये XB है या EBU, ये हमें बताने की जो है वो जरूरत नहीं होती कि XB तो कॉर्डेस वाले बना रहे हैं तो उसका नाम XB रख दिया उन्होंने, जैसे पैरासीटामोल को कोई पैनाडोल कह रहा है, कोई कॉलपोल कह रहा है, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बैकअप जो है वो कैथेटर है। ठीक है, और फेमरल रूट आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ये वायर हो सकता है, वायर लिखने के जो है वो मार्क्स जो है वो हो, तो कोरोनरी जो है वो वायर मौजूद है, आपको कौन सी वायर है, रोटा वायर है या सिंपल वाली कोरोनरी वायर है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोरोनरी वायर जो है वो कोरोनरी में प्लेस है, और जो है वो हमारे पास एक जो है प्रोसीजर जो है हो रहा है दैट इज रोटाब्लेशन प्रोसीजर। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो पूछी गई थी, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हैं, सीवियर एलवी डिसफंक्शन हो तो उसमें रोटाब्लेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओनली सर्वाइविंग वेसल यानी कि लास्ट सर्वाइविंग वेसल है कि हमारे पास पेशेंट जो है वो कैबेज का है और सिर्फ सर्कमफ्लेक्स के ऊपर मसलन जो है वो चल रहा है, तो उसका रोटा करना जो है वो दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक्यूट एमआई में के अगर जो है हमारा प्राइमरी बीसीए के दौरान जो है रोटाब्लेशन उस तरीके से रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो मौजूद है।
रिलेटिव से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट मेन में भी है। तो ये प्रोसीजर जो है वो लोगों ने देखा ही होता है, तो इसके ऊपर मैं टाइम जो है वो फर्दर वेस्ट करते हुए नेक्स्ट पे जंप कर रहा हूँ जी। तो ये तो एसवीजी ग्राफ्ट है, उसमें भी कंट्राइंडिकेटेड है एसवीजी जी ग्राफ्ट के वीनस अंदर डेफिनेटली। वीनस ग्राफ्ट में भी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी मौजूद है। ठीक। ठीक है, तो ये हम जो है नेक्स्ट इसके ऊपर आ गए। तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस और व्हाट इज द ट्रीटमेंट। Dr. Ahmed, I will request you to continue with the webinar for next 2 to 3 minutes. I have an urgent call, so sorry for this. Okay, you can take call. I just need 2 to 3 minutes just. Okay, And I will no be problem. back. Okay. जी, तो कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि एलईडी डिसेक्शन है, नो फ्लो है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस है, कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन है, स्टेंट प्लेसमेंट लीडिंग टू अब्रप्ट वेसल क्लोजर, लेफ्ट मेन स्टेम डिसेक्शन एक्सटेंडिंग इनटू एलईडी एंड टोटल ओक्लूजन ऑफ मिड एलईडी। तो अच्छा, इसमें मैं जो है वो फाइंडिंग बताता चलूं, मेरा ख्याल है कोई पार्टिसिपेंट को पता कैसे जो है। अच्छा, तो इसमें जो है फाइंडिंग्स हैं वो हम पहले ये कॉर्डल व्यू जो है वो उसमें देखें। तो ये देखें हमारे पास जो है ये एक कैथेटर जो है वो आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज फ्रॉम रेडियल रूट, और ये एक हमारे पास जो है वो लेफ्ट मेन और प्रॉक्सिमल ऑस्टियम और प्रॉक्सिमल एलईडी के अंदर एक रेडियोल्यूसेंसी जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, और फिर फर्दर हम चले और ये हमारे पास काफी जो है वो विजिबल है उसके अंदर। फर्दर जब हम चलें तो ये हमारे पास एक एलईडी जो है वो टोटली एक्लोडेड हो गई है, which has closed abruptly। तो अब्रप्ट वेसल क्लोजर के डिफरेंशियल्स में जो है वो हमारे पास एयर एम्बोलिज्म और डिसेक्शन एंड परफोरेशन, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। तो दैट दिस वाज अ केस ऑफ लेफ्ट मेन जो है वो डिसेक्शन। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन फाइंडिंग ये थे, डायग्नोसिस था, और इसकी ग्रेडिंग के बारे में जैसे हमने पीछे परफोरेशन की ग्रेडिंग की बात की, तो इस ये ग्रेडिंग भी जो है वो कई दफा कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन की जो है वो पूछी जा सकती है। तो ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेड ए में माइनर रेडियोल्यूसेंसी हो सकती है विद इन द कोरोनरी ल्यूमन विद मिनिमल और नो परसिस्टेंस ऑफ डाई आफ्टर डाई क्लियरेंस। ठीक है, तो डाई इसमें जो टाइप ए की डिसेक्शन है उसके अंदर माइनर रेडियोल्यूसेंसी है, लेकिन उसमें कोई डाई वगैरह जो है वो स्टे नहीं की हुई। टाइप बी में पैरेलल ट्रैक या डबल ल्यूमन है सेपरेटेड बाय अ रेडियोल्यूसेंट एरिया ड्यूरिंग कंट्रास्ट इंजेक्शन विद मिनिमल और नो परसिस्टेंस ऑफ डाई आफ्टर डाई क्लियरेंस। टाइप बी में जो है वो डाई हमारी स्टे नहीं कर रही। टाइप सी में एक्स्ट्रा लिमिनल कैप है विद परसिस्टेंस ऑफ कंट्रास्ट आफ्टर डाई क्लियरेंस। ठीक है, और टाइप डी में स्पाइरल शेप फिलिंग डिफेक्ट है, जैसे ये डी में स्पाइरल की शेप में एक जो है वो हमारे पास जो है वो स्पाइरल शेप डिफेक्ट्स आ गए। टाइप ई में न्यू परसिस्टेंट लिमिनल फिलिंग डिफेक्ट, और टाइप एफ में जो है डिसेक्शन लीडिंग टू टोटल ओक्लूजन विदाउट डिस्टल एंटीग्रेट फ्लो। तो इनिशियली जो है वो इस पेशेंट की जब हमने कॉर्डल व्यू किए, उसके बाद फिर मल्टीपल व्यूज किए गए, तो अल्टीमेटली that turned into type F dissection with total occlusion। इनिशियली प्रॉब्ली टाइप बी या टाइप सी जो है वो थी इसकी डिसेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो डिसेक्शन की ग्रेड्स कई दफा जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है, चाहे वो टॉक्स के अंदर जो है वो पूछ रहे हो, चाहे जो है वो हमारे इस तरीके से लॉन्ग केस या शॉर्ट केस के अंदर जो है वो पूछे जा रहे हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर मूव करें। कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, परफोरेशन, कोरोनरी एम्बोलिज्म, जो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं आपको टॉक्स के अंदर जो है ये मिलेगा। ठीक है, एक स्टेशन इसका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ये कहूंगा कि आप इसको किसी अच्छी बुक से कैथ रिलेटेड जो है वो कोई बुक्स टिप्स एंड ट्रिक्स हो, ग्रॉसमैन हो, कहीं ना कहीं से आप इसको जो है वो पढ़ लें। तो हम नेक्स्ट स्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। What is diagnosis in this 25-year-old male? Right, best management options. Which systemic complication may persist even after correction of the problem?
जी, तो ये भी जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जो है वो क्वेश्चन था। इसके ऊपर भी हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते कि 25 ईयर मेल है और इसमें ये पिगटेल यूज किया गया है, ऑटोग्राम किया गया है, और ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है इसकी यहाँ से फर्दर जो है टोटली जो है वो उसकी इसकी ब्लॉकेज है, और ये दैट वाज अ केस ऑफ कोक्टेशन ऑफ एओर्टा। और लोगों ने जो है इसको ठीक भी किया, चैट बॉक्स में जो है वो हमारे पास कमेंट जो है वो आ रहे हैं, और साथ जो है ये पीछे कोलैटरल सर्कुलेशन जो है इसकी डेवलप हुई है। तो दैट इज अ केस ऑफ कोक्टेशन ऑफ एओर्टा। और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन जो है वो कई दफा करेक्शन ऑफ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेशली हो तो वो परसिस्ट करती है इवन आफ्टर करेक्शन ऑफ दिस कॉक्ट, यानी कि सर्जरी भी अगर कर दी जाए तो उसके बाद भी कई दफा परसिस्ट करती है। तो सही है कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज डेफिनेटली सर्जरी। नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर नेक्स्ट हम मूव किए। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द कंप्लीट डायग्नोसिस, और व्हाट आर द ट्रायल्स, एंड व्हाट आर इंडिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर। जी सीप, किसी पार्टिसिपेंट को इसमें ले लें आप प्लीज। ओके जी, सो आई एम गोइंग टू टेक दानिश। Okay, it is showing AP view showing prosthetic prosthetic valve at the aortic position. Also, there is a pigtail catheter in the ascending aorta. So, procedure is TAVI, and the trials are partner A, partner 2, partner 3, and indication is symptomatic severe aortic stenosis, high risk for surgery, or having prohibitive risk for surgery. दानिश, थोड़ा सा ये भी पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 के बारे में बता दो जल्दी से, एक लाइन बस। पार्टनर 1 के अंदर जो था उन्होंने it was for the prohibitive risk patients, so comparison with the SAVR, so it was non-inferiority one, and partner 2 के अंदर take high risk patients and compared with the SAVR, so again it was non-inferiority one. Okay, thank you Danish, thank you. Okay, so in the comments, TAVI, high surgical risk, partner 1, evolute. इसकी इसकी थ्योरी तो हर बंदे को आती होगी, सारों ने थ्योरी जो है वो पास की हुई है, और ट्रायल्स भी सारों ने बताए। बीच में कई जो सर टावी एक ट्रायल आया था, उसके बाद नोशन ट्रायल आए थे, इसकी बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशंस जो है वो चेंज हुई थी। तो इनका जो है वो भी जिक्र होना चाहिए बीच में, साथ पार्टनर 1 पार्टनर 2 के बाद तो डेफिनेटली थे ही। तो इसमें जो है वो सारों ने ऑलमोस्ट अच्छा पिक किया, और मैं ये कहूंगा कि टैवी जो है ये एक इसको भी जो है वो देख लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो है वो आ सकता है, स्पेशली अब तो पाकिस्तान में भी जो है वो टैवी हो रहा है, चाहे NICVT भी हो चाहे बाकी जगह पे हो। तो इसके ऊपर एक टॉक्स का सेशन आ सकता है, चाहे वो इसी तरीके से टॉक इंटरेक्टिव एनजीओ का सेशन हो, चाहे वो कोई एको का रिलेटेड कुछ ऐसी चीज हो। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेशन। तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, और व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। वेरी नाइस क्लिप, वेरी नाइस, आई मस्ट से। ये बस समझिए यही आया हुआ था मेरे अपने एग्जाम की बात कर। जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेरिफेरल का कुछ ना कुछ जो है वो आ ही जाता है एग्जाम में, चाहे वो कोई यानी कि आर्म का हो, चाहे वो लोअर लिम्स का हो, चाहे वो कैरोटिड्स का हो, चाहे वो कोई सबक्लेवियन टाइप का हो, कुछ ना कुछ एक ना एक आधा स्टेशन जो है वो आ ही जाता है एग्जाम में। तो और दूसरा कई दफा रीनल आ जाता है, कई दफा जो है वो पर्सनल गट की वेसल्स जो है वो आ जाती है। तो और दूसरा ये कि ये उस तरीके से हम पेरिफेरल के ऊपर उतना जो है वो काम हर जगह नहीं, और हर ऑपरेटर जो है वो नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा कई दफा जो है ये मुश्किल हो जाता है, डेफिनेटली हम रोजाना उस तरीके से नहीं देख रहे होते। तो कोई बताना चाहे तो फिर हम इसको
करें। Okay, let me take the comments. Radial artery dissection, radial artery perforation. Okay, dissection is something different and perforation is something different. दोनों diagnosis change हो गया बिल्कुल. Okay, so prolonged ballooning करें जी, reversal of anticoagulation करें, covert stent, placement of BP cuff. Okay, radial artery spasm है जी, complicated by dissection हुई है. Okay, let me take Avas on it. Avas, can you unmute yourself? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. This is an angiogram showing radial artery perforation with extravasation of contrast from the radial artery, and the management would be prolonged ballooning, reversal of anticoagulation, placement of covered stent, and sometimes if not available or the expertise does not exist, so inflation of the BP curve greater than the systolic blood pressure. जी ठीक है, यानी कि डायग्नोसिस आपने बड़ा अच्छा बताया, रेडियल जो है वो परफेक्शन है। इसमें मेरा ख्याल है कवर्ड स्टेंट का जो है उस तरीके से रोल नहीं आएगा कि देखें जो है वो हम लोग एंजियोग्राम्स जो है वो रेडियल आर्टरी से जो है इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अंदर आर्टरी जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं कि अंदर आर्टरी जो है वो काफी विजिबल है, तो और अंदर आर्टरी जो है उसमें कोई इसका इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं आया। तो सिर्फ इसके लिए कवर स्टेंट डालना वो तो मेरा ख्याल है अननेसेसरी होगा। इसमें जो है वो ये कि इसको प्रोलॉन्ग बलून इन्फ्लेशन कर सकते हैं, कई दफा हम जो है मैनुअल प्रेशर दे सकते हैं, जैसे बीपी कफ का जो है जिक्र किया गया, इधर इंटरमिटेंट जो है बीपी कफ जो है वो इन्फ्लेट किया जाए। अगर जो है वो सीवियर जा रहा है और पेशेंट जो है वो उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है तो इसको फिर हम जो है वो सर्जिकली इसको एक्सप्लोर करके इसको लाइगेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, या एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम ऑपोजिट साइड से जो है वो फेमरल अप्रोच से जो है वो लॉन्ग कैथेटर के थ्रू आए और यहाँ पे आके इसको बलून टेम्पोरॉइड जो है वो किया जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है कवर्ड स्टेंट इसमें जो है वो नहीं आएगा, कोरोनरी वाला कवर्ड स्टेंट स्पेशली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ईसीजी के जो है वो स्टेशन हैं। ईसीजी के मैंने यानी कि मुझे पता था कि टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा। ईसीजी के मैंने सिर्फ 5 स्टेशन जो है वो चूज किए और सिंपल रखे हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड और कोई उस तरह डिवाइस रिलेटेड जो है वो नहीं किए। और मकसद जो है वो यही था कि आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और साथ जो है वो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। हम शुरू करते हैं ईसीजी से। क्वेश्चंस भी सिंपल हैं कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। वेरी नाइस ईसीजी। मैं डॉक्टर अहमद इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अभी जब आप डिस्कस करने लगे तो ये भी ज़रूर बताइएगा ईसीजी के हवाले से ख़ास तौर पे कि अब इसमें जो हम कन्वेंशनल जो हमारा तरीका है, एक है बोलने का तरीका कि जब आपने किसी को पढ़ के सुनानी है ईसीजी तो उसमें रेट, रिदम, एक्सेस, ये सारी बातें आपने बताते हैं उसके अंदर। लेकिन जब आपके पास 3 मिनट है और आपने लिखना है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसमें भी आप रेट, रिदम, एक्सेस, पॉजिटिव फाइंडिंग, नेगेटिव फाइंडिंग भी आ गई, अच्छा। वो सारे लेके चलना है या आप बस मोटी मोटी बात बताएं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें मैं अपनी बात सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, फिर वो कहते हैं कि क्या है कि सर अब फिर आप खुद ही तो कहते हैं कि हमें क्या पता कि में क्या लिखा है। इट इज़ बेटर कि फिर आप ज़्यादा लिख दें ताकि मैच तो करे कोई चीज़। देखिए जो कुछ एग्जामिनर से जो है वो बात होती है कि और स्पेशली जो थोड़े स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स हैं उस चीज को जो है वो माइंड करते हैं कि आपने जो है वो अगर काम की बात है तो वो आपने ऊपर क्यों नहीं लिखी। मैंने तो सिर्फ ऊपर वाले तीन जो आपने लिखे हैं, अगर 3 मार्क्स हैं तो मैंने ऊपर वाले 3 लाइनें पढ़नी है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास आप जो इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपको जो है वो नजर आ रही हैं, मसलन ये कि इसमें आपको जो है ये चीज नजर आ रही है, इसमें आपको जो ये चीज नजर आ रही है, मैं फाइंडिंग अब जो है वो इस ईसीजी की जो है वो नहीं बताना चाह रहा, तो आप जो है वो ऊपर टॉप पे लिखें और साथ डायग्नोसिस आप क्लियर लिखें। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आप जो है वो 3 मार्कर जो है वो यूज करना शुरू करते हैं और आप जो है उसमें हेडिंग्स देने लग पड़े फाइंडिंग्स जो ये है, डायग्नोसिस ये है। ठीक है, क्लियर कट लिखें, क्रिस्प लिखें और टाइम कीपिंग रखें। ये ना हो कि आप फाइंडिंग्स जो है वो उसमें आप जो है 10 लाइनें लिखते हैं और डायग्नोसिस जो है वो उसके लिए आपके पास टाइम ना बचे या ट्रीटमेंट के लिए टाइम ना बचे। तो बेसिकली जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ वो यही कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इसी चीजों की करनी है कि आपके पास अगर 3 मिनट है तो आपने देखना है कि मैंने उसमें क्या चीज लिखनी है। बजाय इसके कि आप रेट रिदम लिखना शुरू करते हैं, आपको टाइम बच गया है तो आप लिख लें रेट रिदम,
ठीक है। और कई दफा होता है कि उसमें पूछा होता है कि जी आपका इसमें एस्टिमेट रेट क्या है, या कोई मसलन को बहुत ज्यादा टैकिकार्डिया जो है वो हो रहा है, कोई ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हो सकता है ब्रेडिकार्डिया लिखने के जो है वो मार्क्स हों। तो ये चीज जो है वो जज आपने करनी है। इसीलिए तो मैं आपको जो है बार बार ये कह रहा हूँ कि दो चीजों पर प्रैक्टिस करें। कि टॉक्स आपने जज कर लिया, मसलन आपने टैवर जो है वो जज कर लिया पिछले स्टेशन के ऊपर, कि टैवर प्रोसीजर जो है वो हो रहा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, पहले वो पढ़ें और उसको समझें कि क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, और उसका आंसर करने की जो है वो कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए प्लीज ये क्या लोगों ने आंसर किया है। मैं बताऊं, आई वाज लुकिंग एट द कमेंट्स, और जितनी रैपिडली ईसीजी का रिस्पांस आया है, इतनी रैपिडली एको का रिस्पांस भी नहीं आया था, और एनजीओस का रिस्पांस भी इतनी रैपिडली नहीं आया था। तो मैं आई वाज लुकिंग एट द रिस्पांस इन द ईसीजी, लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट पीआर इंटरवल, concave ST depression in anterior lateral leads, diagnosis is long QT, Mobitz 2:1, sinus rhythm with long QT interval, generalized flattening of T wave, hypokalemia, U wave hypokalemia, पोटेशियम रिप्लेस करें जी इसके अंदर। जी, और तो लोगों ने ठीक लिखा और अच्छा लिखा। तो दिस ट्रेसिंग वाज शोइंग द फॉलोइंग फीचर दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकलेमिया। T waves जो है वो mildly inverted थी diffusely, और prominent U waves थी especially seen in V4 to V5 with long QT-U interval। और सीरम पोटेशियम पेशेंट का जो था वो 1.9 था, और दैट वाज, और ट्रीटमेंट जो आपको पता है कि इसको आईवी जो है वो रिप्लेस किया जाए पोटेशियम डेफिसिट कैलकुलेट करके। और यू वेव्स जो है वो काफी प्रोमिनेंट जो है वो हमारे पास नजर आ रही है विद फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव्स, और जनरलाइज्ड टी वेव फ्लैटनिंग जो है वो है। जनरलाइज्ड आपको पता ही है कि कोई ना कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम में जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और ड्रग्स व्हिच आर कंट्राइंडिकेटेड। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी मैंने ये तो पिक करनी चाहिए भाई ये सबको, इस पे तो नाराजगी बनती है अगर कोई पिक नहीं करता तो। जी, पिक करनी चाहिए। और ये भी इसीलिए जो है वो शुरू दी गई कि ये भी एग्जाम की जो है ईसीजी हर दफा कहीं ना कहीं जो है ये ईसीजी जो है वो आ हॉट जाएगी। फेवरेट है जी। जी, हॉट फेवरेट। प्री एक्साइटेड एफ विद डब्ल्यूपीडब्ल्यू, अब्यूटिलाइट, एफ विद प्री ठीक है, एक्साइटेशन, जी प्रोकेनामाइड। आप इसको, जी हसीब आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल डायग्नोसिस बिल्कुल सही पकड़ा है इन लोगों ने। इरेगुलर रिदम है, और आपको वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया मिल रहा है। आप फॉरन, और जहाँ पे आपको वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया मिल रहा है, मैं इस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लीड V4 में देखें और उसके आखिरी के 4-5 वेरस कॉम्प्लेक्स देखें, आपको डेल्टा वेव उसमें नजर आएगी, बड़ी जबरदस्त। डेल्टा वेव से मुराद है आपको स्लरेट पैटर्न मिलेगा उसके अंदर। ये आपको बड़ी अच्छी डेल्टा वेव मिल रही है, ये वाली, ये वाली हाँ, बड़ी अच्छी बहुत डेल्टा वेव जो है जबरदस्त, वो मिल रही है। जी, बहुत जबरदस्त, बहुत ठीक। जबरदस्त। तो और अगर ये जो है हॉट फेवरेट ईसीजी। और एक मैं आपको इसमें कुलिया बताऊं याद करने का, अगर आपको कभी ये शक पैदा हो रहा हो ना कि यार ये पता नहीं प्रीसेट एफिब है कि नहीं है, तो आप जो आर इंटरवल है ना, जो स्मॉलेस्ट आर इंटरवल है ना, आप उसको देख लें। अगर स्मॉलेस्ट आर इंटरवल 200 मिलीसेकंड 250 मिलीसेकंड के करीब करीब आ रहा है ना कहीं पे भी, तो आप समझ जाएं कि ये प्री एक्साइटेड एफिब है, क्योंकि इतनी नैरो एवी नोड इजाज़त नहीं देता गुजरने का। वो कोई एडिशनल पाथ वे है जहाँ से करंट इतनी तेजी से गुजर रहा है कि 200 मिलीसेकंड के फासले से, रेट से वो गुजर रहा है। एवी नोड तो हमेशा डेक्रीमेंट कर देता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो डिले करता होता है। तो ये एक हिंट है, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रही हो तो जो कोई पूरी ईसीजी में किसी भी लीड के अंदर शॉर्टेस्ट आर इंटरवल देख लें, अगर वो 250 मिलीसेकंड 200 मिलीसेकंड को अप्रोच कर है ना, आप समझ जाएं कि वहाँ पे पाथ पे पड़ा हुआ है, वो सिंपल एफिब नहीं है, वो एफिब विद डब्ल्यूपीडब्ल्यू। जी, बड़ा अच्छा आपने जो है वो एक्सप्लेन किया। तो कई दफा इसमें ट्रीटमेंट जो है वो पूछी जाती है, और सारों को जो है वो याद ही है, सारों को थ्योरी भी जो है याद है। और ड्रग और क्वेश्चन कई दफा जो है ये भी पूछा जाता है ड्रग्स व्हिच आर कंट्राइंडिकेटेड, तो वो भी डेफिनेटली सारों को जो है वो याद होंगी। ठीक है, तो हम इस इधर से फिर नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर मूव करें। ये व्हाट आर द फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ओके जी, वेरी नाइस। ये भी मेरे टॉक्स एग्जाम में ही आई हुई थी, बिल्कुल मेरे टॉक्स एग्जाम में आई हुई थी। और ये भी जो है वो हर दफा ही कहीं हाँ ना जी, हाँ कहीं जी, आ ही बिल्कुल जाती है। सर, मैं बिल्कुल जी, एग्री करता हूँ।
मुझे याद है इसके तो उन्होंने पूछा हुआ था 5 फाइंडिंग्स लिखे हैं इसके अंदर, ऐसे करके पॉइंट था कि 5 फाइंडिंग्स लिखे हैं और फिर आगे डायग्नोसिस बता दें। क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ था तो उससे हेल्प आउट हो गया था डायग्नोसिस पिक करने में, और आगे ट्रीटमेंट की बात उसमें लिखी हुई थी। बड़ी अच्छी सी चीज़ है और सबको पिक करनी आनी चाहिए, एंड आई थिंक पीपल आर पिकिंग इट। साइनस ब्रेडिकार्डिया है जी, ऑस्मोंड वेव है, हाइपोथर्मिया, कोर बॉडी वार्मिंग। सर डॉक्टर अहमद मेरे ख्याल इसको स्किप कर जी, दें, मेरा ख्याल तो इसको स्किप कर देते। हाँ, ऑलमोस्ट सारों ने जो है वो अच्छा पिक किया। मैं एक सिर्फ बीच में बताता जाऊं कि ये ऑस्मोंड जो है वो वेव हमारे पास मौजूद है, हाइपोथर्मिया के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चल रहे हैं। ये मेरा ख्याल सॉरी ये लास्ट जो है वो ईसीजी है, और ये भी एग्जाम में हर दफा ही आती है किसी ना किसी सूरत में। तो दिस इज द लास्ट ईसीजी यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे याद है कि हाइपोथर्मिया में सब कुछ लिख देते हैं, शिवरिंग आर्टिफैक्ट लिखना ना भूलिएगा ईसीजी की फाइंडिंग के अंदर। So what are the findings, diagnosis and further tests? Very nice, neat and clean और ECG। ये भी मेरा ख्याल है हर बंदे को जो है ये आनी चाहिए। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल एग्रीड ECG, एग्रीड। और ये हर दफा रिपीट होगी। मैं हर आपके दफा स्टाइल को जो है ना रिपीट होगी। डॉक्टर अहमद, मैं आपके स्टाइल को जो है ना वो सेकंड करता हूँ। मैं खुद पर्सनली जब टॉक्स की तैयारी करवाता हूँ तो मैं ना नहीं देता, हिस्ट्री नहीं देता। मैं कहता हूँ यार फाइंडिंग्स पकड़ो ईसीजी पे और देखो कि कितना क्लोज आप डायग्नोसिस के जा सकते हैं। हिस्ट्री तो आपको डेफिनेटली एक रास्ता दिखा देती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मेरे टॉक्स जब मैं देने गया कि हर ईसीजी के साथ जो है वो कुछ सिनेरियो होगा, बट जब मैं गया तो हमारे सरप्राइज कोई भी ईसीजी के साथ कोई सिनेरियो जो है वो नहीं था। ठीक है, इस वजह से मैंने भी जो है वो इधर कोई सिनेरियो जो है वो नहीं लगाया, स्पेशली ईसीजी के साथ। जिसमें था एनजीओ या एको के ऊपर, उसमें मैंने खुद से सिनेरियो या बोल दिया या जो भी था, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो केसेस मेरे खुद अपने जो है वो बीच में लाइव केसेस थे, कोई बुक से उस तरीके से जो है वो नहीं लिए गए थे, तो वो मुझे जो है वो याद थे, तो वो मैंने बोल दिए थे। और मेरा ख्याल है ये भी ईसीजी जो है वो सारों ने पिक की होगी। और मुझे इवन लोग कुछ कमेंट्स में ये भी कर रहे हैं कि आपने बड़ी इजी और सिंपल और जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है चीजें लगाई हैं। तो देखें, था कि एक तो ये कि एग्जाम में अभी टाइम जो है वो काफी सारा है कि कम से कम 1 मंथ जो है वो हमारा मौजूद है। दूसरा ये कि फर्स्ट जो है वो इंटरेक्टिव जो है वो स्टेशन था, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो ये किया कि मैं सिंपल चीजें जो है वो लगाऊं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। मसला ये नहीं है कि हम जो है वो सिंपल चीजों को पिक नहीं करते या हम ठीक नहीं लिखते, हम डायग्नोसिस ठीक लिख रहे होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम आता है कि उसके साथ क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, मसलन ये पिछली जो ईसीजी लोगों ने पिक की है, ये बिल्कुल ठीक पिक की है कि जी हाइपोथर्मिया की जो है ईसीजी है, ये पिछले लोगों ने ठीक की है। मसला जो है क्या होगा जब जो है एग्जाम की स्ट्रेस होगा या क्या होगा, उधर बैठे होंगे, पिछले सेशन का होगा कि पिछला सेशन जो है वो गलत हो गया या ठीक नहीं हुआ, उसकी स्ट्रेस में जो है वो क्या होता है कि हम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। अगर आपको ये ईसीजी बहुत सिंपल लग रही है तो आप इसमें से 8 आउट ऑफ 10 जो स्कोर करें, 9 आउट ऑफ 10 स्कोर करें, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करें, ताकि आपके बाकी कंपनसेट हो जाए। मसलन ये कि किसी को जो है वो एनजीओ का क्लिप जो है वो रेडियल की स्पैज्म किसी ने लिख दिया या रेडियल की डिसेक्शन लिख दी, ही इज नियर अबाउट, लेकिन उसको मार्क्स ना मिले रेडियल परफोरेशन अगर, तो इस वजह से जो है वो आप उस स्टेशन को जो एक आपका गलत हुआ, ठीक है, उसको आप इस तरह से कंपनसेट करें, यहाँ पे आप 9 आउट ऑफ 10 लें। ये ईसीजी जो ये चारों ईसीजी एग्जाम में हर दफा आती हैं। जो 4 मैंने ईसीजी सिर्फ लगाई है, मैंने आगे डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसको फिर हम आगे नेक्स्ट जब लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कभी मौका मिला तो जो है जरा उसको थोड़ा मजीद रिफाइन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है लोगों ने इसको आंसर किया होगा, और ये भी मेरा हर बंदे को प्रॉपर सही आंसर करना चाहिए। इसका जरा बता दीजिए आसिफ। पी पल्मोनेल जी, मैं जरा कमेंट्स पढ़ना चाह रहा था। नॉर्मल साइनस रिदम और एस वेव इन लीड 1 है जी, और आरवी की हाइपरट्रॉफी पे उन्होंने कमेंट किया हुआ है, और पी पल्मोनेल बताया उन्होंने। सो दे आर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 95% दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स एआरवीसी एप्सिलॉन पे। जी आसिफ आप बताना चाहें? I want you to actually, क्योंकि लास्ट ऐसे मैं चाहता हूँ आप इसको कंक्लूड करें। जी ये इन्होंने बिल्कुल ठीक मेजॉरिटी ने जो है इसको पिक किया कि ये दिस इज क्लासिकल केस ऑफ एआरवीसी, रेट्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोपाथी। तो इसमें जो क्लासिकल फाइंडिंग आती है दैट इज एप्सिलॉन वेव। ठीक है, कि हमारे पास लीड स्पेशली V1 में अगर देखी जाए तो ये हमारे पास एक एडिशनल जो है वो वेव जो है वो आ रही है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन वेव।
और साथ इसके साथ जो है वो हमारे पास रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन एब्नॉर्मलिटीज जो है वो दोनों जो है वो मौजूद होती है। थोड़ी सी एसवीएफ आ रही है V1 में जो हमारे में शो कर रही है कि कुछ ना कुछ आरवी का जो है वो प्रॉब्लम है। तो ये जो ARVC की ECG है ये हर दफा एग्जाम में जो है वो आती है, और चाहे ये आए चाहे इसका MRI आए, लेकिन ये एग्जाम में जो है वो एक ना एक सेशन जो है लाजमी होगा। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है पूरे का पूरा मौजूद है, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो बुक से जो है वो पढ़ सकता है। और उसके फर्दर टेस्ट जो है वो कभी वो गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ लेता है, कई दफा वो इन्वेसिव पूछ लेता है, कई दफा नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो है वो पूछ सकता है। तो नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग में MRI जो है कंट्रास्ट एनहांस वो जो है वो उसके लिए बेस्ट टेस्ट होगा। और अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो पूछे तो इन्वेसिव टेस्ट उसकी एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी जो है वो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अलावा एको का भी जो है वो रोल जो है वो इस हद तक जो है वो है। तो ये नो डाउट आसान जो है स्टेशंस बीच में लगाए और बार बार रिपीट होने वाले लगाए, लेकिन जो है वो एम्फसाइज इस चीज के ऊपर किया, ये सिर्फ डायग्नोसिस लिख के ये ना समझें कि हम ARVC डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक लिख के आगे और हम पास हो जाएंगे। अगर आपने हो सकता है कि अगर सिंपल ECG ये लगी है तो इसका जो है वो सिर्फ डायग्नोसिस लिखने का 1 मार्क्स हो, उसके फर्दर क्राइटेरिया लिखने के जो है वो 6 मार्क्स हो। अगर क्राइटेरिया किसी को नहीं आता या किसी ने नहीं लिखा और ये समझा कि हाँ मेरा डायग्नोसिस तो ठीक है तो मैं पास हूँ, हो सकता है कि ऐसे ना हो। ठीक है, तो मेरी एम्फेसाइज इस चीज के ऊपर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट हो तो आप किसी को ऑन ले लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और यहाँ पे हमारा टॉक सेशन जो है वो खत्म होता है। Okay. So if you have any questions, we are here for you, or you can ask your questions regarding the talks. Meanwhile, I would like to thank Dr. Ahmed. बहुत ज़बरदस्त मैं कहता हूँ आपने जो सिलेक्शन की है स्टेशंस की, और लेट मी टेल दी पार्टिसिपेंट्स कि आई कैन गारंटी यू कि जो आज आपने ये सेशन अटेंड किया और ये जो चीज़ें आपने देखी है ना, और कुछ नहीं तो 70% चीज़ें इसी में से ये रिपीट होके आती हैं। ठीक है, मतलब आप उसकी थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे परफोरेशन है तो आप कॉजेज ऑफ परफोरेशन, रिस्क फैक्टर्स फॉर परफोरेशन, परफोरेशन की क्लासिफिकेशन, और फिर हाउ टू ट्रीट परफोरेशन, इसी से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं आता होता। और आपकी जो आंखें हैं वो उसकी इतनी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि आप मिनिमम सेकंड्स के अंदर फ़ौरन उसको पिक करें, और पिक करने के बाद आपको पता हो कि यार अब मेरे पास 2.5 मिनट या 2 मिनट पूरे पड़े हुए हैं कि मैं मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसको लिख के सकूं शीट के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको नंबर देने हैं जो आप शीट पर लिख कर रहेंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं देने। तो ये भी थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। आप चाहे अपने दोस्तों में बैठकर टाइमर लगा के, मैं तो टाइमर लगा के किया करता, जो सच्ची बात है, ताकि मैं रिस्क लेना चाहता था, और कोई भी ज़ाहिर रिस्क लेना नहीं चाहता। तो मैं ये एडवाइस करूँगा, आप आपस में दोस्तों जो है अहबाब हैं, या कोई सेशन इस तरह से खुद से बना लें, मॉक टाइप एग्जाम बना लें कि आप उसमें टाइम में रखा हुआ हो, और आपके सीनियर्स आपको हेल्प आउट करें, इवन आपके जूनियर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, और आप उस फेज से एक दफ़ा गुजरें, आपको पता लगेगा कि यार आपकी स्पीड ऑप्टिमम है, या आप बहुत ज़्यादा क्विक हो और क्विक में जल्दी में एक्सेस होकर आप गलत लिख रहे हो, या बहुत ढीले हो और आपको थोड़ा सा स्पीड अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपके रिफ्लेक्सेस काम आते हैं और नई चीज़ आप फ़ौरन से प्रोड्यूस नहीं कर पाते वहाँ पे। तो ये जो आज आपने सेशन देख लिया है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन इंशाल्लाह आपका ये टोस्ट का एग्ज़ाम होगा, यू विल कम बैक टू मी और डॉक्टर अहमद, और आप आगे जाके बता रहे होंगे कि सर वो जो आपने दिखाया था ना वो आया हुआ था, वो जो सवाल आपने बताया था वो आया हुआ था। और यकीन करें ऐसे ही होता है। डॉक्टर अहमद भी बड़े अरसे से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा भी है पढ़ाने का। तो मैंने देखा, मैं आमतौर पर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि यार ये जो मैंने तुम्हें बता दिया ना, इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आता। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इससे बाहर नहीं आता तो फिर कैसे हम टॉक्स के अंदर फेल हो जाते हैं। ये सिंपल ECGs, ये सिंपल एकोज, ये सिंपल एंजियोस, अभी हम कह रहे हैं कि सिंपल आपने ECG रखी हैं और ये आती हैं हर दफ़ा। जैसे ECG डॉक्टर अहमद ने लगाई, मैंने फ़ौरन कहा ये मेरे उसमें आया हुआ था। जैसे इन्होंने वो रेडियल परफोरेशन की बात की, मैंने कहा ये तो मेरे स्टेशन में आया हुआ था। अगर आप किसी और सीनियर से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमारे उसमें भी आया हुआ था। तो अगर चीज़ें रिपीट होती हैं, घुमा फिरा के सवाल होते हैं, तो फिर वाई यू गेट फेल, इसका मतलब थोड़ा सा खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत है, खुद को ट्यून अप करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अहमद, डू यू एग्री? कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है काफ़ी लेंथी सेशन हो गया और लोग थके होंगे, तो टॉक्स की प्रैक्टिस ही जो है वो है, और उसमें जो है वो मेरा ख्याल है प्रैक्टिस इस तरीके से ना करें कि मैं जो है वो दिन में जो है वो मैंने 200 टॉक्स के सेशन जो है वो देखने हैं, मेरा जो है वो एम ये है।
आप अगर जो है वो 10 स्टेशन भी क्वालिटी स्टेशन जो है वो कर लेते हैं, जिसके साथ आप जो है वो अपने क्वेश्चंस भी आप जेन में रखते हैं कि अच्छा यार ये क्वेश्चंस जो है वो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं और इसका पॉसिबल आंसर जो है वो ये हो सकता है, और आप उसको उस तरीके से जो है वो तैयार कर लेते हैं। मसलन ये अभी मैंने 4 इसी चीज लगाई, तो इनमें से ये इसी चीज रिपीट हर दफा होती हैं और इस दफा भी डेफिनेटली होंगी। तो इसके रिलेटेड पॉसिबल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप जो है वो याद करें। मसलन मुझे एक दफा याद है कि एक टॉक्स के स्टेशन में जो है वो सिंपल एट्रिल मिक्सोमा जो है वो किसी ने जो है वो टॉक स्टेशन में जो है वो था, उससे रिलेटेड जो है लोग बाहर निकले और सारों ने कहा हमने तो सारों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, एट्रिल मिक्सोमा था। और जो है वो उसकी की में क्या था कि एट्रिल मिक्सोमा लिखने का जो है वो 1 या 2 नंबर थे और बाकी जो है वो 8 मार्क्स थे कि उसकी जीन जो है वो एसोसिएटेड लिखनी थी। अब वो जीन किसी को भी याद नहीं थी। तो बेसिकली देखिए टॉक स्टेशन जो है वो ऑलमोस्ट यही है जो जिन्होंने बार बार जो है वो रिपीट होना है और बार बार इन्हीं टॉक स्टेशन में से जो है वो आने हैं। तो इससे पॉसिबल रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पहले आप अपना माइंड ये ट्यून करें कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई चीज पूछ रहा है, मसलन ये कि अभी मैंने पीछे जो है वो एक एनजीओ क्लिप लगाया, लोगों ने कहा कि ये हमें तो वाज़ेह नजर ही नहीं आ रहा। जब मैंने उसको पास करके दिखाया कि मैंने कहा कि कैथेटर अगर जो है वो पार्शली एंगेज है या डिसएंगेज्ड है और मैं इधर दिखा रहा हूँ तो उसकी कोई ना कोई रीजन होगी, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो अगर कोई इस किस्म की चीज दिखा रहा है तो उस वो बेसिकली वो कोई फाइंडिंग ऐसी पूछना चाह रहा है जिसके उसने मार्क्स भी एक्स्ट्रा रखे हुए, ठीक है। तो इस किस्म की जो है वो चीज को ज़हन में रख के चीज को सोचते हुए अप्लाई करते हुए और उसका फिर प्रोबेबल आंसर सोचते हुए टॉक्स को अगर किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि टॉक्स में जो है वो रादर जो है वो मेरा ख्याल है थ्योरी से पास होना ज्यादा इजी है क्योंकि जरा मैथमेटिकल है, ठीक है। और अगर जो है वो इस तरीके से सोचते हुए अप्लाई करते हुए और इसको सॉल्व किया जाए तो इंशाल्लाह आई थिंक अगर जो है वो कोई 100 लोगों ने इधर से सेशन अटेंड किया या आगे फर्दर अटेंड करेंगे तो उनमें से कोई 80% तो जो है वो पास होने चाहिए। इंशाल्लाह यही आपका एम है, यही मेरा एम है, हम सबका एम यही है कि आसानी पैदा करें अपने जूनियर्स के लिए, कॉलीग्स के लिए। और जो अभी तक सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं या जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि व्हाट इज़ द वे आउट, उनको हम थोड़ा सा गाइड करते हैं कि दिस इज़ द वे आउट, ऐसे आप तैयारी करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज करके देखें, इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू दिस टाइम। जी जी इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करते हैं और अगेन जो है वो यानी कि हम तो हैं कोई विजिटिंग फैकल्टी, कभी आ गए और जब आप हमें बुलाते हैं आप इनवाइट करते हैं हम इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। तो ये एक जो सफर है ये आप इसको बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि जब तक एग्जाम होता है प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या उससे बाद, तो इसको प्लीज कंटिन्यू करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम यही कहेंगे कि अल्लाह ही आपको इस चीज़ की जज़ा देगा कि आप अपने जूनियर्स के लिए और जो चीज़ सीखी है उसको दूसरों को सिखाने के लिए एक नेक नियती और साफ नियत से लेके चल रहे हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू डॉक्टर अहमद, ये दुआएं ही हैं जो हमें चाहिए। और इस वक्त तो मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आए जा रहे हैं और दुआओं का जो है ना तांता जो है ना वो बन चुका है। तो बिल्कुल जी, ही डिजर्व्स, इतनी मेहनत करके उन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत इस पर लगती है। और इस तरह के साफ सुथरे क्लिप्स निकालना ये बड़ी बात होती है। क्लिप्स आपको इंटरनेट पे हज़ारों मिल जाएंगे जी, लेकिन इस तरह के जो आपके टॉक से ओरिएंटेड चीज़ें निकाल कर लाना और उसको इतने अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करना कि हलवा बना देना आपके लिए, ये हर बंदे के बस का काम नहीं होता। तो मैं अपनी तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अहमद आपका, और अपने पार्टिसिपेंट की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी आपकी ज़रूरत पड़ी मैं आपको कॉल करूँगा तो आप जो है ना फ़ौरन पिक कर लेंगे। हाँ, नहीं मैं पिक ना भी कर सकूँ तो आप एसएमएस कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह कॉल बैक कर लूंगा। तो वेलकम आप लोगों का। जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू हाइनून फार्मा, और थैंक यू प्रोफेसर जुबैर साहब, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड अल्लाह ब्लेस हिम। और पार्टिसिपेंट्स के लिए मैसेज है कि कल को इंशाल्लाह एक और इंटरेक्टिव टॉक सेशन का हमारा प्लान है, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल को भी इंटरेक्शन के लिए तैयार रहिएगा। वी विल हैव अगेन अ वेरी गुड पूल ऑफ टॉक्स फॉर यू। सो टेक केयर योरसेल्फ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।